इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें स्टोरी राइटर बता रहा होता है कि साल 2023 को एक दिन लोगों को एक पैरेलल दुनिया में बुलाया गया। सही कहें तो शहर के एक पार्ट को ही बुलाया गया था। जहां उन्हें भेजा गया वो एक गेम का हिस्सा है जिसे ट्रांसेंडेंटल क्रीचर्स ने बनाया है, जिन्हें यहाँ खिलाड़ी कहा जाता है। पूरा शहर बस एक पॉन की तरह है और सभी खिलाड़ी डाइस फेंकते हैं, जिसके बाद उनके मोहरे अपनी चाल चलते हैं। चाहे आप कहीं भी हों, आपको हमेशा एक मिशन दिया जाता है। ये मिशंस आम तौर पर मुश्किल होते हैं और हर बार कुछ अलग ही थीम्स के साथ आते हैं। उद्देश्य सिर्फ इतना होता है कि अपने पॉन को प्रोटेक्शन में रखते हुए उसे फिनिशिंग लाइन तक पहुंचाना है। बस यही है, न ज्यादा न कम। एक बार 76 लोग और एक हीरो शहर की रक्षा नहीं कर पाए और सब कुछ डिस्ट्रॉयड हो गया। जो लोग उस तालाब में रहते थे उन्होंने मिलकर ये पूरी स्टोरी सुनाई। ये सिर्फ हमारे हीरो का एक रिकॉर्ड है और इस इंफॉर्मेशन के साथ शायद वो लोग अपनी वर्ल्ड को डिस्ट्रक्शन से बचा पाएं। आखिरी इंफॉर्मेशन ये थी कि किसी भी हाल में खिलाड़ियों के खिलाफ नहीं जाना चाहिए, चाहे जो भी हो जाए, चाहे उनकी पावर्स कितनी भी जबरदस्त क्यों न हो, क्योंकि आखिर में वहाँ हर कोई इस गेम का बस एक टुकड़ा है। तभी एक बड़ा भाला उस क्यूब में घुस जाता है जो शहर को समेटे हुए है और वो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देता है। वहाँ लाशें हर जगह पड़ी हैं। ये एक आम बात हो गई है जहाँ वो रहते हैं। तभी कोई वहाँ आता है और जल्दी से वो रिकॉर्ड ले लेता है जो एक कंकाल के हाथ में था। वो लड़का कहता है कि रणनीतियाँ अच्छी हैं, लेकिन फिर उस बुक को जमीन पर फेंक देता है जहाँ और लोग रहते हैं। चलते चलते वो कहता है कि उसे ये सब पहले से पता है। एक फैंटास्टिक क्रीचर सब कुछ और सभी को अपनी पाल्म के अंदर ढक लेता है। वहाँ कई और भी क्यूब्स हैं। अचानक हमला करता है, लेकिन इस बार उसे आसानी से रोक लिया जाता है। ये हमारा लेजेंड है जो एकदम अपने शुद्ध स्टाइल के साथ चलता है। खिलाड़ी हार नहीं मानता और फिर से उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन जल्दी ही हमारा हीरो पलटवार करने के लिए आगे बढ़ता है और वॉर इतना जोरदार था कि एक लाल विस्फोट हुआ। ये एक अद्भुत सीन के साथ खत्म हुआ, जैसे कोई बैकग्राउंड में गिरकर मर गया हो। वार्निंग देते हुए वो कहता है कि हर कोई खिलाड़ियों को हरा सकता है, बस एक गाइड बुक होनी चाहिए जो सिखाए कि कैसे करना है। और वो इस बेवकूफी भरे गेम में बस बैठकर अपने अंत का इंतजार नहीं करने वाला। वो सब कुछ खत्म कर देगा अपने असली वर्ल्ड में लौटने से पहले। ये सब अपने आप में उसकी महान और शानदार फिनिंग है। एक शांत और साधारण दिन की तरह बाकी लोग मस्ती में हैं, आराम से बातें कर रहे हैं। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि सब कुछ इतनी जल्दी बदलने वाला है। अचानक जमीन से एक नीली रोशनी निकलती है जिससे हमारा हीरो डर जाता है। सिर्फ वही नहीं, उसके आसपास के सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए वाइल्डली भागने लगते हैं। ये शानदार दिन एक शांत ईरा के अंत का संकेत था। टेलीपोर्टेशन के बाद लड़का अभी भी डरा हुआ है, लेकिन जल्द ही उसे कुछ अजीब महसूस होता है। वो देखता है कि उसके सामने की दीवार किसी ऑब्स्टेकल में बदल गई है। घबराकर वो चिल्लाता है और पूछता है, ये सब क्या हो रहा है? सिर में तेज दर्द के साथ लड़का कहता है, ये सब तो बस नॉवेल्स और वेब ट्यून्स में होता है। लेकिन इससे भी ज्यादा अजीब, एक सिस्टम की विंडो खुलती है जो उसे वार्निंग देती है कि गेम शुरू हो चुका है और उसे अब डाइस फेंकना होगा। इतने सब कुछ के बीच वो थोड़ी देर के लिए हिचकिचाता है। एक लड़की ऊपर इशारा करती है और सबको बताती है कि वहाँ एक लाइन जैसा कुछ है, लेकिन जल्द ही समझ में आता है कि वो तो एक जायंट डी है। फिर एक अनजान शख्स पासा फेंकता है और सिस्टम वार्निंग देता है कि निपटान संख्या 8-3 जगह चलेगा, जबकि पूरा एससी पहले से ही खड़ा था। इससे सब लोग कांपने लगे। हमारे हीरो को लगता है कि उसे किसी गेम के लिए बुलाया गया है, लेकिन वो असल में प्लेयर नहीं है। वो तो इस पागल खेल का सिर्फ एक पॉन है। वो समझता है कि असली खिलाड़ी वो लोग हैं जो पासा फेंक सकते हैं। असल में पूरा शहर एक पॉन है। मगर ये अजीब है क्योंकि वो केवल शहर को बुला सकते थे, लेकिन यहाँ लोगों को भी बुलाया गया है। फिर सिस्टम वार्निंग देता है कि जगह एक डिफेंसिव फील्ड में पहुंच गई है और पासा फेंकने की जरूरत है। पासा फेंकने के बाद थोड़ी मुश्किल कम हो जाती है। एक और डिफेंस का टाइम 3 दिन का है। तभी शहर के पास एक नक्शा दिखाई देता है और दोनों का कनेक्शन ऐसा लगता है मानो वो किसी पहेली का हिस्सा हो। लोग सवाल करते हैं कि कहीं उन्होंने कुछ गलत तो नहीं किया जो ये सब हो रहा है। सिस्टम अलर्ट करता है कि डिफेंस मिशन जल्द ही शुरू होगा। अगर सभी बेस पॉइंट्स डिस्ट्रॉयड हो गए तो गेम खत्म हो जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो पॉन मर जाएगा। लोग कहने लगते हैं कि ये सब समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो शायद सब मारे जाएंगे। लेकिन शांत रहते हुए हीरो जानता है कि उसे अपने होश नहीं खोने चाहिए और फिलहाल उसे बस इस पर फोकस करना है। सिस्टम से ऐलान होता है, अपने पासे फेंको। सबसे ऊंची क्लास जो मिल सकती है वो है मायावी। तभी एक बूढ़ा आदमी कहता है, कुछ आ रहा है। कुछ लोग इसे डिफेंस टीम समझते हैं, लेकिन पास से देखने पर पता चलता है कि ये तो भयानक मॉन्स्टर्स हैं। जाहिर है ये देखकर सब लोग भाग जाते हैं। ये क्रीचर्स बिना रुके आगे बढ़ते हैं और अनफॉर्चुनेटली सबसे पहले कमजोर लोग ही पकड़े जाते हैं। तभी एक मॉन्स्टर लड़के के पीछे आता है, एक बड़ा डंडा लिए हुए।
जो उसे जोर से मारता है और दूर फेंक देता है। हवा में उड़ते हुए उसे एहसास होता है कि ये सभी क्रीचर्स इंसानों के मुकाबले कई गुना खतरनाक हैं। सबको एक साथ बुलाया गया है ताकि वो उसके बॉडी की प्रोटेक्शन कर सकें, जो कि उसके सिर में रखे हुए कार्टन बॉक्सों का ढेर है। सब कुछ तब साफ होता है जब उन्हें समझ आता है कि शहर की डिफेंस करनी है जब तक कि फाइनल टारगेट पूरा न हो जाए। ये एक डाइस का खेल है और प्लेयर्स अजीब क्रीचर्स हैं, शायद कोई देवता या डीमंस। ओगर जो हीरो को पीट रहा है बस उसे लेटा हुआ देखता है, सोचते हुए कि शिकार को खत्म करने के लिए आगे कैसे बढ़े। तभी आग के पंखों वाली एक लड़की प्रकट होती है। उसकी स्पीयर जमीन पर लगती है और एक जायंट विस्फोट होता है। आग का एक साइक्लोन उठता है। सारे ओगर तुरंत ही जल जाते हैं। लोग जो लगभग मर चुके थे हैरान है कि पल भर में किसने ये सब कर दिया, लेकिन वो एक ऑर्डिनरी नागरिक है और उसका स्तर सिर्फ एक है। वो सभी घायलों को पीछे हटने के लिए कहती है क्योंकि सेना डिफेंस लाइन बना रही है और सभी को जल्दी से डाइस फेंकने की सलाह देती है। सबके सिर इस पूरी स्थिति से घबरा रहे हैं, लेकिन वो लड़की उन्हें लगातार जल्दी पासा फेंकने के लिए कहती है। जो लोग खास सामान पाते हैं उन्हें हेल्प के लिए जाना चाहिए और जो नहीं पाते उन्हें पासा फेंकने के बाद पीछे हट जाना चाहिए। उन्हें वेपन्स, शील्ड्स और कुछ खास पावर्स मिली। सब लोग उस लड़की के कहने पर काम करते हैं और उस दिन से उनकी आम जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। अब एक नए युग की शुरुआत होती है। अनगिनत लोग इस दौरान मारे जाएंगे, लेकिन इन्हीं मौतों से नए हीरोज जन्म लेंगे। इस भयानक मुठभेड़ के बाद चॉय युल बेहोश है और उसके हाथ में गहरी चोट लगी है। डाइस गिरकर वहीं खत्म हो जाता है क्योंकि वो बेहोश है, लेकिन इसी वजह से वो कुछ बड़ा करने के काबिल बन जाता है। डाइस 100 पर गिरता है और एक रोशनी निकलती है जिससे एक आकृति बनती है, कुछ ऐसा अद्भुत जो जल्दी ही सबसे बड़े रहस्य के रूप में जाना जाएगा, क्रिस्टीना की बुक। इस बुक में हर तरह की इंफॉर्मेशन है, लेकिन इसमें एक मोनोपोली की इच्छा है। जो लोग इस ज्ञान तक पहुंचते हैं उनके सभी इनाम मालिक को छोड़कर क्रिस्टीना को मिलेंगे। लड़ाई के दौरान कई लोग बुरी तरह जख्मी हो गए और कुछ मारे गए। एक बेस तबाह हो गया। सफेद बालों वाली लड़की पूछती है, क्या सब कुछ खत्म हो गया है? थोड़ी क्यूरियोसिटी और रिलीफ के साथ वो राहत की सांस लेती है। तभी एक मिलिट्री ट्रक आता है। सीन में ये कोरियन सेना है जो वापस आ रही है और घायल नागरिकों की मदद कर रही है। एक लड़का उसकी तरफ आकर उससे बात करता है। उसकी हार्डवर्किंग की तारीफ करते हुए कहता है कि उसकी वजह से कई लोगों को जिंदा लौटने का मौका मिला, उसके हेलमेट और उसकी अडिग मानसिक ताकत की वजह से। वो पूछती है, क्या सब खत्म हो गया है? और लड़का जवाब देता है, अभी तो नहीं पता, नेटवर्क फेल हो गया है, इसलिए हर जगह से रिपोर्ट्स पाने के लिए रेडियो का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल वो लोग नामसान टावर की ओर बढ़ रहे हैं। पीछे से नायक चिल्लाता है, अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि बॉस जल्दी ही आने वाला है। वो कहता है कि उसकी बुक में सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है। फिर दोनों से कहा जाता है कि देखो, लेकिन उनके लिए वो पन्ने बस खाली हैं। वो अनुमान लगाते हैं कि शायद सिर्फ धारक ही अपने दिमाग में वो इन्फॉर्मेशन देख सकता है। क्वान कहता है कि ये चीज बहुत पावरफुल है क्योंकि उनकी सिचुएशन में इन्फॉर्मेशन ही ताकत के बराबर है। फिर वो कहता है कि उसे ये साबित करना होगा कि ये असली है। बुक खोलकर वो धारक के आइटम्स और स्पेशलिटीज का डिस्क्रिप्शन करता है, जिसमें हेलमेट एक सेट में और भी कई टुकड़े होते हैं। हाइजू को देखकर वो कहता है कि उसकी पसंदीदा लोरी माउंटेन है, वो कहता है, और उसका वेपन एक फेमस आइटम है। हाइजू उसे वहीं रुकने के लिए कहती है। दोनों अब यकीन करने लगते हैं कि ये बुक सच में काम करती है। अगर ऐसा है तो वो लड़का जानता है कि बॉस आ रहा है। वो सबको कहता है, इंतजार करो, क्योंकि वो संपर्क करेगा। तभी एक आवाज हर जगह गूंजती है, ये कहते हुए कि शायद सिस्टम में कोई बग है, क्योंकि इस वर्ल्ड की मुश्किलें उसके लिए काफी आसान हैं। वो ये भी कहता है कि इसी वजह से लोग उसे ढूंढ लेते हैं, जैसे वो एक ऑपरेटर है जिसने सिस्टम में एक गलती पकड़ ली है। जब भी वो इस दुनिया में निकलता है, क्वांग चिल्लाता है ताकि वाई का ध्यान खींच सके और कहता है कि उसे मुख्यालय से अनुमति मिल गई है, लेकिन फिर भी वो पूरी तरह भरोसा नहीं करते। उनके पास और कोई विकल्प नहीं है, तो उन्होंने उसकी इन्फॉर्मेशन पर भरोसा करने का फैसला किया और फिर हीरो से ज्यादा इन्फॉर्मेशन देने के लिए कहा। वो पुष्टि करता है कि वो मदद करेगा और रेडियो उठाकर पूछता है, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? क्योंकि अब से वो डिफेंस मिशन के बारे में बात करेगा। योल बताता है कि हर 6 घंटे में उन्हें शहर की डिफेंस करनी होगी, क्योंकि मॉन्स्टर की लहरें आएंगी और हर लहर के अंत में सबसे स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर आएगा। बॉस एक ऐसा 2 मुंहा है जो एक साथ जादू और नजदीकी मुकाबला दोनों कर सकता है। उन्हें तीसरे दिन तक बेस की 12 बार डिफेंस करनी होगी जब तक कि बॉस नहीं आता। लेकिन वो सबको कहता है कि चिंता की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि स्ट्रेटेजीज पहले से बुक्स में लिखी हुई हैं। चाहे जो हो, सब बच जाएंगे। उसके बाद तुम ये इन्फॉर्मेशन खोजोगे कि कैसे वापस अपनी असली वर्ल्ड में लौटना है। ये सब सुनकर लड़की थोड़ा शर्मा जाती है, क्योंकि वो महसूस करती है कि ये लड़का सिर्फ प्रेजेंट के बारे में ही नहीं
बल्कि फ्यूचर के बारे में भी सोचता है। फ्यूचरियल एक पल के लिए रुकता है, गहरी सांस लेकर फिर सबको ऑर्डर देता है कि मिशन शुरू करो। दुर्भाग्यवश नायक को नहीं पता था कि उसने कुछ मिस कर दिया है, क्योंकि वो पहले बेहोश था। जो भी लोग इस बुक की इंफॉर्मेशन सुनते हैं उनके इनाम मिशन के अंत में चोरी हो जाते हैं। और ये शेयरिंग केवल उसके शब्दों तक ही सीमित नहीं है, इसमें वो लोग भी शामिल हैं जिन्होंने ये बातें दूसरों से सुनी हैं, चाहे वो सिर्फ अफवाहें ही क्यों ना हो। जो भी और जिसने भी कुछ सुना उसका इनाम क्रिस्टीना और उल की मदद से ले लिया जाएगा। ये स्ट्रैटेजी धीरे धीरे काम कर रही है और सभी इस नई वर्ल्ड में अपने तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे बॉस अपनी जान खो रहा है। हीरो हायू को आदेश देता है कि वो मॉन्स्टर पर हमला करे। कुछ ही सेकंड में हायू गायब हो जाती है और जल्दी ही उस क्रीचर के पेट में छेद कर देती है। लेकिन जल्द ही उसे एहसास होता है कि ये अलग है, सिर्फ बाल ही नहीं, इसकी पूरी संरचना बदल चुकी है। हमारा लड़का कहता है कूल और उसका शुक्रिया अदा करता है। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती, क्योंकि डीमन किंग क्रिस्टिनो जाग जाता है। डिफेंसिव मिशन एक डिफेंस गेम की तरह होता है, जहां मॉन्स्टर्स बेस की तरफ बढ़ते हैं और पॉन्स का काम होता है उसे बचाना। जैसे ही ओजर्स कुछ देखते हैं वो रुक जाते हैं। मेल उन्हें लंबी रेंज की फायर आर्म्स से शूट करने का आदेश देती है, जो बड़े इलाके को कवर कर सकती हैं। फिर वो उन पर तीर और जादू से हमला करती है, कहते हुए कि लेवल 1 के मॉन्स्टर्स बहुत स्मार्ट नहीं होते। सैनिक कहते हैं कि बैरिकेड काफी कमजोर है और एक और सैनिक कहता है गोला बारूद बर्बाद मत करो। जैसे ही उन्हें चोट लगेगी ये क्रीचर्स भागने लगेंगे। तभी वो क्रीचर्स सच में भागने लगते हैं। सामान्य लोगों के पास भले ही डिफेंसिव टूल्स कम हैं, लेकिन वो जल्दी ही इन हाई लेवल उपकरणों वाले लोगों द्वारा खत्म कर दिए जाते हैं। हम देखते हैं कि क्रम बुक असली टाइम में अपडेट होती रहती है। सोचते सोचते इन्फॉर्मेशन पहले से ही इस बुक की मदद से सामने आ जाती है और सभी लोग ये मानने लगते हैं कि वो इस लड़ाई में सुरक्षित बच जाएंगे। ओगर्स पर गोलियां चलती हैं और हर जगह तबाही के निशान छोड़ जाती हैं। क्वान उन्हें इलाके की जांच करने और सिचुएशन की रिपोर्ट देने का आदेश देता है। सबको देखते हुए वो आदमी समझ जाता है कि हीरो अब कमान में है, लेकिन बुक में सिर्फ इन्फॉर्मेशन होती है। लड़के की कमांड करने की क्षमता काफी मॉरल है, या शायद ये उस बुक का असर है। यू सर्जन का ध्यान खींचता है और कहता है कि बॉस आ रहा है, लेकिन उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हायू एक ही वार में सब खत्म कर देगी। इस सारी लड़ाई के बाद लड़की अपनी ऊर्जा वापस पाने के लिए सो जाती है, लेकिन उसकी नींद एक जायंट धरती के मॉन्स्टर द्वारा बाधित होती है। इस बॉस का नाम है बिली द जायंट और इसकी मुश्किल लेवल बहुत हाई है। यह उसे जागते देखकर खुश है और इसी बीच क्वान कहता है कि उसके पास कोई फ्लेयर नहीं बची। जीव पर हमला होता है, लेकिन ऐसा लगता है कि उसे ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। गुस्से में आया राक्षस जोर से जमीन पर वार करता है। हमारा लड़का बताता है कि वो शहर से बाहर गया है, क्योंकि बॉस की तबाही की ताकत बहुत ज्यादा है। बेस कुछ ही सेकंड में डिस्ट्रॉयड हो जाएंगे। इसके अलावा ये राहत की बात है कि उस क्रीचर की गति धीमी है। हिजू पूछती है कि वो तीनों मिलकर इसे कैसे हराएंगे। वो जवाब देता है कि वो खुद कुछ नहीं करेगा, क्योंकि वो खुद इसे हराएगी। मॉन्स्टर उनकी तरफ बढ़ता है और हायू अपनी भाला बुला रही है। लड़की पूछती है कि उसे ये कैसे करना चाहिए। यॉल समझाता है कि हीरोइक क्लास की चीजों में छिपी कुछ स्पेशलिटीज होती हैं। हर कैरेक्टर की कुछ खासियतें होती हैं और उन्हें अनलॉक करने के लिए कुछ शर्तें पूरी करनी पड़ती हैं, तभी एक छिपी हुई एबिलिटी एक्टिवेट होती है। लेकिन इस फंक्शन को जानने के लिए वो शर्तें पूरी करना जरूरी है, लेकिन बुक पहले से ही मौजूद है जो जरूरी है। हमारा हीरो पहले ही उसे बता चुका है कि क्या करना है। हिजू को यकीन नहीं है कि ये काम करेगा, लेकिन यॉल बहुत आत्मविश्वास से कहती है कि उसे डरने की जरूरत नहीं है। डरती हुई लड़की कहती है कि उसे ठीक नहीं लग रहा है। फिर वो अपने पेट में भाला मार देती है और कहती है कि उसे मेन कैरेक्टर पर भरोसा है। तभी मॉन्स्टर एक बड़ा हमला करने के लिए तैयार होता है और हायू को बॉस क्वान द्वारा कुचल दिया जाता है। सब लोग चिल्लाते हैं, लेकिन येल कहती है कि वो ठीक है। तभी एक लाल ऊर्जा उस डीमन के चारों ओर दिखाई देती है और हमारा हीरो कहता है कि अब सारी शर्तें पूरी हो चुकी हैं। एक ड्रैगन खून की लपटों से निकलता है और छिपी हुई एबिलिटी फंग ऑफ प्रोमिनेंस एक्टिवेट हो जाती है। दोनों इस पर हैरान होते हैं। इंपीरियल फ्लेम ड्रैगन को हर मिशन में सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन ये बहुत ही पावरफुल है। जायंट हमले से पूरा इलाका तबाह हो जाता है और एक बड़ा विस्फोट होता है। क्वान कहता है कि अगर ये एबिलिटी शहर में इस्तेमाल की जाती तो बहुत भयानक होता। यू की बुक वाकई डरावनी है। इसमें बहुत सी डेंजरस इंफॉर्मेशन है जो अगर गलत हाथों में पड़ी तो शहर की बर्बादी का कारण बन सकती है। लेकिन फिलहाल लगता है कि लड़का अच्छा इंसान है। तभी सिस्टम अनाउंसमेंट करता है कि उन्होंने डिफेंस मिशन पूरा कर लिया है।
और सभी नागरिकों को फिर से शहर में भेज दिया गया है। इनाम दिए जाएंगे और लोग इस पर खुश हैं। बाकी लोग अभी भी हैरान हैं कि ये सच में एक गेम है। आइटम शॉप इस समय खुली है और नर्सें जख्मियों की देखभाल के लिए हीलिंग पोशंस खरीद रही हैं। हमारा हीरो थोड़ा राहत महसूस करता है, लेकिन उसे कुछ बहुत गलत लग रहा है। सारे पॉइंट्स जोड़े गए हैं जो कि सॉवरेंटी के बलिदान के प्रभाव की वजह से हैं। इसके बाद वो निराश हो जाते हैं क्योंकि उनके पास अब करने के लिए कुछ नहीं है। दोनों को नहीं पता कि क्या करना है और हीरो के चेहरे से लगता है कि उसे इस पर विश्वास नहीं हो रहा। सिस्टम पॉइंट्स की गणना करता है जो बलिदानों की अधिक संख्या के कारण 100 गुना हो गए हैं। फिर उनके लिए एक नोटिफिकेशन आती है, ये लीडर बोर्ड है और सबसे ज्यादा पॉइंट्स वाला व्यक्ति कांग है जिसके पास 1402 पॉइंट्स हैं। पहली रैंक अपडेट हो गई है और अब उले को 10 अरब से ज्यादा लोग जान चुके हैं। ये रकम सामान्य नहीं है। जल्दी ही उन्हें एहसास होता है कि उसने उनसे पॉइंट्स चोरी किए हैं। सब जल्द ही चोर का सामना करने जाते हैं। वो वार्निंग देता है कि उसे इस खराबी के बारे में नहीं पता था। थोड़ी देर सोचने के बाद सर्जन कहता है कि पॉइंट्स का आदान प्रदान या दान किया जा सकता है। जब क्वान ये करने वाला था तभी क्रिस्टीना की पैसिव एबिलिटी एक्टिवेट हो जाती है और कहती है कि हीरो पॉइंट्स शेयर नहीं कर सकता। इससे वो डर जाता है और लोग उसे विलेन कहकर उस पर गुस्सा करते हैं। किसी तरह वो फिर से कोशिश करता है लेकिन उसकी निष्क्रिय क्षमता उसे रोक देती है। गुस्से में वो बुक को जमीन पर फेंक देता है, सोचते हुए कि शायद इससे कुछ बदलेगा। किताब फेंकने के बाद वो सोचता है कि अब वो आजाद हो गया है, लेकिन तभी वो चीज फिर से जीवित हो जाती है। इससे वो अधीर और फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। लोग अपने प्रियजनों की जान के लिए चिल्लाते हैं कि वो मत मरे और बाकी लोग उले से कम 10 पॉइंट्स देने के लिए कहते हैं। इस पूरी हलचल के बीच उसकी छवि बहुत खराब हो गई है। तभी एक सैनिक क्वान को बताता है कि मृतकों की संख्या बढ़ रही है। हमारा हीरो सोचता है कि क्या इस हालात को पलटा जा सकता है। तभी एक राइफल उसके सिर पर तनी होती है, लेकिन वो बिना कोई प्रतिक्रिया के खड़ा रहता है। सर्जन कहता है कि बस बहुत हो चुका और ये सब समाज के भले के लिए है। फिर उसे कैदी घोषित कर देता है जिसे जेल में डालना होगा। जाहिर है कोई भी इससे खुश नहीं है और वो प्रोटोगोनिस्ट को मारने का आदेश देते हैं। क्वान उले को बताता है कि जितना दूर हो सके भाग जाए। शायद फ्यूचर में ये सब ठीक हो सके और वो घर लौटने का रास्ता ढूंढ सके। नेगेटिव इमोशन से भरा लड़का अपनी मुट्ठी बंद कर लेता है। सबको अब समझ में आने लगता है कि असल में प्रोटोगोनिस्ट क्या करने की कोशिश कर रहा है। हीरो पूरी कोशिश कर रहा है लेकिन वो उन्हें कुछ भी करने से रोकता है। अपने सारे पॉइंट्स एजिलिटी पर खर्च करने के बाद उल्ले अचानक गायब हो जाता है। सब लड़के से बहुत नाराज हैं। सिस्टम उन्हें कुछ जानकारी देता है लेकिन दुर्भाग्य से अगली वेव के लिए बचा हुआ टाइम अब 24 घंटे से भी कम है। लोग सोचते हैं कि इतनी जल्दी क्यों हो रहा है। क्वान उन्हें जल्दी से अपने सुरक्षित इलाकों में भागने का आदेश देता है। घायल सिविलियंस को सैनिक गाड़ियों में चढ़ने के लिए कहते हैं। हिजू जल्दी से सोचता है कि अब क्या करना है। इसी बीच एक व्यक्ति लाउडस्पीकर लेकर कहता है कि जो लोग लड़ाई करना चाहते हैं वो बाईं ओर जाएं और जो नहीं करना चाहते वो दाईं ओर जाएं। इसके अलावा वो सभी से कहता है कि अपने स्टेटस विंडोज चेक करें और अस्थायी बेस का लोकेशन याद रखें। फिर उसने कहा कि अगर किसी को उल्ले दिखाई दे तो तुरंत सेना को रिपोर्ट करें और उस इलाके से तुरंत हट जाएं। अगर किसी पर बुक्स का असर है तो उन्हें बाकी लोगों से अलग कर देना चाहिए। जो भी संप्रभुता के बलिदान को छुपाने की कोशिश करेगा उसे कानून तोड़ने वाला माना जाएगा। इस हलचल के बीच लोग अगले हमले के लिए जितना हो सके तैयार हो रहे हैं। सबका हाल अलग है। कुछ लोग प्रेयर कर रहे हैं और कुछ वहां से निकलने की तैयारी में लगे हैं। सिस्टम अलर्ट करता है कि नया चरण शुरू हो गया है और खिलाड़ी से कहता है कि पासा फेंके। फिर वार्निंग देता है कि प्यादा 8-4 कदम चलेगा। इसके बाद एक घोषणा होती है जो बताती है कि डीमन पिलर्स के रक्षक प्रकट होंगे और मकसद है कि इन्हें नष्ट करना है इससे पहले कि डीमन किंग को बुलाया जाए। मिशन की अवधि 5 दिन है और इसमें 3 डीमन पिलर्स होंगे। पहला स्तंभ कठिनाई स्तर 1 पर है जिसके रक्षक हैं फॉलन एंजल्स जिनके पास कोई तकदीर नहीं है। दूसरे स्तंभ के रक्षक लेवल 1 की मुश्किल में हैं। यहाँ एक पागल दिमाग वाला बॉस है जो एक सुपर मेगा इंटेलिजेंट मॉन्स्टर है। तीसरे स्तंभ की मुश्किलें लेवल 3 की हैं और इसका रक्षक है गॉब्लिन मास्टर तलवारबाज जैक। थोड़ी देर बाद हम मुख्य पात्र को देखते हैं और कुछ पल बाद वो मुस्कुराता है लेकिन ज्यादा खुश नहीं लगता। रेडियो पर रिपोर्ट आती है कि नागरिकों ने खंभों पर हमला करना शुरू कर दिया है। वो उन्हें रोकने की कोशिश करता है लेकिन इस समय ये मुमकिन नहीं है क्योंकि लोग बेकाबू हो चुके हैं। तभी उसे ध्यान आता है कि उसे भी जाना चाहिए। वो साइड में देखता है और महसूस करता है कि हिजू गायब हो गई है। एक सैनिक रिपोर्ट करता है कि वो बस चली गई।
मन ही मन क्वान सोचता है कि ये तो गड़बड़ हो गई। एक दिन में ही उनकी प्रक्रिया और सही कोऑर्डिनेशन बर्बाद हो गया। हिजू सीधे गॉब्लिन जैक के लेवल 3 के स्तंभ में चली गई है। जैक एक डरावनी आभा बिखेरता दौड़ते हुए हिजू चिल्लाती है कि वो इस डीमन को खत्म कर देगी इससे पहले कि और कोई मरे। डीमन हवा में उड़ता है लेकिन उसकी भाला बहुत आसानी से रोक ली जाती है। जैक पलटवार करता है और फिर अपनी तलवार उठाता है जो नीली आभा से घिरी हुई है। तलवार से एक झटका लगता है और वो हिजू को आधा काट देता है। न सिर्फ उसे बल्कि जो भी उसके रास्ते में था सब कट जाते हैं। तभी कुछ जैक का ध्यान खींच लेता है। हमारा हीरो हिजू को उस जानलेवा हमले से बचा लेता है। वो जल्दी से उसे बताता है कि सभी को बता दो कि वो अब से अपने लिए सारे इनाम और पॉइंट्स इस्तेमाल करेगा। हिजू गुस्से में चली जाती है। वो उसे आदेश देता है कि सबको कहे कि उसके रास्ते में कोई ना आए, नहीं तो उनके सारे रिवॉर्ड्स लुट जाएंगे। तभी अचानक बुक उसके दिमाग में हवा में प्रकट होती है और वो कहता है कि ये नामुमकिन है। पुराने मालिकों को उनके इनाम जल्दी लौटाने के लिए उले दुकान की खिड़की खोलता है ताकि वो पॉइंट्स से स्टेटस खरीद सके। जैसे ही उसने ये किया मानो जादू से उसकी सारी एबिलिटीज पूरी तरह बढ़ जाती हैं। स्ट्रेंथ, इंटेलिजेंस, लक, सच में सब कुछ मैक्सिमम हो जाता है। सिस्टम अलर्ट करता है कि उल्ले पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने सभी मैक्स स्टैट्स तक पहुंच बनाई, जिससे लोगों में गुस्सा बढ़ने लगता है। फिर भी उसके पास अब भी 400,000 से ज्यादा पॉइंट्स बचे हैं जो उसकी उपलब्धियों की वजह से हैं। कई आइटम्स उसके इन्वेंट्री में जुड़ जाते हैं और इसी दौरान वो हीरो क्लास और उससे नीचे की सभी आइटम्स को डिलीट कर देता है। योल देखता है और कहता है इसमें 142 लेजेंडरी आइटम्स और हजारों हेरोइक आइटम्स हैं। सिस्टम बेहतरीन आइटम्स को घमंडी अंदाज में मार्क करने लगता है। हमारा हीरो कहता है कि वो इन सब का इस्तेमाल खुद के लिए करेगा। खून और आंसुओं के बीच डीमन किंग की बुक उसके पास रहेगी। जैक देखता है कि उल्ले के चारों ओर एक भयानक ऑरा है। योल कहता है कि वो शहर की डिफेंस करेगा और अपनी पुरानी वर्ल्ड में लौटेगा क्योंकि यही उसके पापों का प्रायश्चित करने का एकमात्र तरीका है। लड़की पीछे मुड़कर देखती है और समझती है कि गार्डियन उस पर हमला नहीं कर रहा। अपने कौशल का इस्तेमाल करते हुए नायक कहता है कि जैक पहले हमला नहीं करता तो वो भी नहीं करेगा। फॉलन एंजल की तरफ बढ़ते हुए वो ये दिखाता है कि उसकी जूती में आत्मा है। इन क्रीचर्स से लड़ाई करना उसके लिए उसकी स्थिति के चलते मुश्किल नहीं है। लोगों के चेहरों से साफ है कि कोई भी हीरो को जिंदा देखना नहीं चाहता, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं है और वो बस उनके पास से गुजर जाता है। यूल चाहता है कि फॉलन एंजल अपनी स्पेशल एबिलिटीज का इस्तेमाल करे। कुछ क्वालिटीज ऐसे होते हैं जो कमजोरियों को जोड़ते हैं और अगर सही हालात न बने तो ये मॉन्स्टर और भी मजबूत हो जाएगा। अगर ये क्रीचर अंडों से ज्यादा इंसानों को मार देता है तो इसकी विकास प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और ये सारी मानवता को खत्म करने की ताकत रखेगा। ऐसे में उसे सबसे पहले गार्डियंस की इन परेशान करने वाली क्वालिटीज का ध्यान रखना होगा। फॉलन एंजल लगभग मर चुका है और इस बीच नायक कहता है कि सबसे जरूरी बात मिशन को खत्म करना नहीं है, बल्कि ये है कि उसे कैसे खत्म किया जाए। एक आर्मी की गाड़ी शहर में चल रही है। सर्जन सभी को खंभों से दूर रहने का आदेश देता है जब तक कि वो उल्ले के इरादों को नहीं समझ लेते। किसी को ये नहीं पता कि नायक ने सिर्फ पॉइंट्स वापस करने की कोशिश छोड़ दी है या फिर वो ऐसा करने में असमर्थ था। पहले वो एक अच्छे इंसान की तरह लग रहा था, लेकिन किसी के अनुमान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इतना समझदार लड़का पूरे शहर पर आसानी से हावी हो सकता था। यहाँ तक कि हु का भी कोई मौका नहीं था। योल की कार में क्लैश जारी है। तभी एक लाल ऊर्जा साइड में दिखाई देती है और गाड़ी को धक्का देती है। क्वान चौंक जाता है, ये क्या था? लेकिन जब उसने देखा कि नायक उस प्राणी के पंख पकड़े हुए है तो उसे लगा कि ये बहुत खास है। उसके पास जो तलवार है उसका नाम है दिव्य विभाजक और ये तलवार कभी आसमान और जमीन को काटने की क्षमता रखती थी। इसके अलावा इसमें मॉन्स्टर के हिस्सों को अलग अलग चीजों में बदलने की क्षमता भी है। क्वान कहता है कि उसे वहां देखकर हैरानी हो रही है, लेकिन बिना कुछ कहे मानो कोई रोशनी उसकी अवचेतना में चली जाती है। लड़के को महसूस होता है कि उसके इरादे बुरे नहीं हैं, क्योंकि उसने उन्हें बचाने के लिए कुछ भी नहीं कहा। कांपते हुए सिपाही वार्निंग देता है कि फॉलन एंजल अभी भी बेहद अजीब है। जब ऑरा और पंख हट गए तब सभी शर्तें पूरी हो गईं और एक खास एबिलिटी खुल गई। उसी पल वो स्वर्गदूत एक और प्राणी में बदल गया जिसका नाम भ्रष्टिका जीव रखा गया, जिसका डिस्क्रिप्शन था कि भगवान को इसकी कोई परवाह नहीं है। क्वान कहता है सैन्य सेवा की जिंदगी नरक है। तभी एक जायंट धूल का बादल उठता है और सैनिक उस प्राणी के स्थान के करीब पहुंचते हैं। रोनिंग, वो लड़का
नोटिस करता है कि ये तीनों डीमंस पिछले सभी आक्रमणों से ज्यादा ताकतवर हैं। उसे जल्दी ही एहसास होता है कि शायद नायक ने ये दैत्य उन्हीं के लिए छोड़ दिया ताकि वो इस अभिशाप को हराएं। अभिशाप चुप नहीं बैठता, वो हर उस चीज पर हमला करना शुरू कर देता है जो उसे दिखाई देती है, चाहे वो इंसान हो या नहीं। उसे बस सैनिकों को खत्म करने की फिक्र है। सभी डर के मारे भागते हैं, लेकिन इसका क्वान पर कोई असर नहीं होता क्योंकि उसके पास उसका हेलमेट है। शांत रहते हुए वो दैत्य पर गोली चलाता है ताकि उसका ध्यान अपनी ओर खींच सके। उसका प्लान है कि तब तक हमला करता रहेगा जब तक मदद नहीं आ जाती, लेकिन हालात खराब हो जाते हैं जब अभिशाप उस पर झपटता है। उसे पता है कि अगर वो तब तक टिक सकता है तो कई जानें बचाई जा सकती हैं, लेकिन वो जल्दी ही कुचल दिया जाता है। वो ये सब एक डरावने चेहरे के साथ देखता है और कहता है, एक नीचे है। फिर अचानक उस राक्षस के हाथों पर एक हरी ऑरा चमकने लगती है। ऊर्जा इतनी शक्तिशाली थी कि क्वान को चोट लगती है। तभी उसके हेलमेट की छुपी हुई क्षमता सक्रिय हो जाती है। सारी शर्तें पूरी हो गईं और सक्रियण पूरा हो गया। एक देवता क्वान के शरीर पर हावी हो जाता है और अब उसके सारे हथियारों में दिव्य ऊर्जा भर जाती है। चिल्लाते हुए वो कहता है, देवी का हथौड़ा सभी गिरे हुए लोगों को खत्म कर देगा। फनेटिक क्षमता सक्रिय हो गई और सैनिकों को भी शक्ति मिलने लगती है। पागल और पावरफुल यू कहता है, ये उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है जितना मैंने पहले सोचा था। इसी बीच हमें एक फ्लैशबैक दिखता है जहां क्वान का सीनियर उसे एक नई पोजीशन ऑफर कर रहा है। वो कहता है कि मौजूदा हालात में उन्हें किसी ऐसे की जरूरत है जैसे क्वान, जो हमेशा शांति से सोचता है और तार्किक फैसले ले सकता है। एक सिपाही पूरे जोश के साथ मॉन्स्टर पर हमला करता है और क्वान दिव्य बटस्टॉक का इस्तेमाल करते हुए उस मॉन्स्टर के सिर पर झंडा गाड़ देता है, चिल्लाते हुए, ये सब देवी के नाम पर है। इसके बाद घोषणा की जाती है कि क्वान की टीम ने टॉवर को गिरा दिया है। उसका सीनियर कहता है कि क्वान के पास सही सैनिक चुनने की अच्छी नजर है। लगता है कि नायक की रणनीति बदलाव के बावजूद काम कर गई। मॉन्स्टर की जिंदगी धीरे धीरे खत्म हो रही थी और उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस भी रीसेट हो चुके थे, जिससे सारे इनाम क्वान के पास आ गए। क्वान बगल में देखकर पूछता है, तुम क्या सोचते हो? लड़का जैक से बात कर रहा है। योल कहता है कि बुक के कारण दूसरों से खुलकर बात न कर पाना बुरा है, लेकिन गॉब्लिन की वजह से उसे थोड़ा आसान हो गया। फिर वो जैक से पूछता है कि क्या वो शर्त लगाना चाहता है। जैक पूरी तरह से समझ नहीं पाता, लेकिन नायक कहता है, अगर मैं जीत गया तो ये सब खत्म कर दूंगा। डीमन किंग की मुहर जैक को सतर्क कर देती है। दूसरी ओर हिजू अपनी भाला उठाती है और एंटी ह्यूमन मशीन नाम के उस डीमन पर वार करती है, लेकिन वहाँ सिर्फ एक नहीं बल्कि कई हैं। वो कहती है कि वो मदद करने आई थी, लेकिन ये कभी खत्म होता नहीं दिख रहा। सबसे बड़ी बात ये कि हर सेकंड के साथ ये मशीन्स और भी मजबूत होती जा रही हैं। उसे समझ में आता है कि इसे जल्दी खत्म करना होगा और वो सभी को पीछे हटने का आदेश देती है। दुर्भाग्य से कोई उसकी बात नहीं सुनता। लोग कहते हैं कि वो उसे पॉइंट्स लेने नहीं देंगे, बुराई से नहीं, बल्कि अपने परिवारों को बचाने के लिए उन्हें इनकी जरूरत है। कुछ लोग चट्टान के पीछे छिपकर बॉस का हेल्थ कम होने का इंतजार कर रहे हैं ताकि आखिरी वार कर सकें। जैसे ही मैजिक क्लास क्रॉसबोज से लैस मॉन्स्टर्स अपना सिर 100 ECD घुमाते हैं, लड़के डर से कांप उठते हैं। एक तबाही मचाने वाली लेजर बीम उनकी तरफ बढ़ती है, लेकिन हिजू उन्हें बचा लेती है। ताकत इतनी ज्यादा है कि हिजू शायद ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगी। इस विनाशकारी शक्ति से सब कुछ उड़ रहा है, लेकिन फिर भी वो बॉस के सामने कमजोरी नहीं दिखाती। वो लड़कों को भागने का आदेश देने ही वाली थी, लेकिन वो पहले ही दूर जा चुके थे। इस बीच कुछ अजीब हो रहा है। क्रीचर अपनी ताकत को हिजू के खिलाफ पहचानने लगता है और फिर अपने आप को इस तरह विकसित करता है कि वो हिजू के हर वार को बेअसर कर देता है। उसी पल हिजू को एहसास होता है कि उसे इसे तुरंत रोकना होगा, लेकिन बाकी के डीमंस उसे रोकने की कोशिश करते हैं और वो खुद को उस गड़बड़ी से बाहर नहीं निकाल पाती। फिर वो खुद को बदलती है और सभी राक्षसों पर आग बरसाती है, जबकि बॉस दूर से उसे देखता रहता है। वो चुपचाप सभी को आगे बढ़ने का आदेश देती है। एक भयानक मुठभेड़ के बाद लोग अपने बॉस से डरते हुए ऐसे भागते हैं जैसे मौत उनके बहुत करीब आ गई हो। एक रोशनी की किरण उस क्रीचर पर गिरती है, जिससे जोरदार विस्फोट होता है और लोग उछलकर गिर जाते हैं। इसके बावजूद हिजू राहत की सांस लेती है, लेकिन दुर्भाग्य से क्रीचर उस हमले से बच जाता है और अगले ही पल लेवल 2 के बॉस हुनोव में बदल जाता है। हुनोव सेकंडों में गायब हो जाता है और तेजी से हिजू के पीछे प्रकट होता है। हर संभव तरीके से उस पर हमला करता है, लेकिन इनमें से कोई भी हमला उसे नुकसान नहीं पहुंचाता। बॉस पर कोई असर नहीं होता और हिजू बेहोश हो जाती है। बेहोश होने से पहले वो देखती है कि नायक एक बार फिर उसे बचाने के लिए वहां है। एक ही वार में वो लड़का उस राक्षस का सिर 2 टुकड़ों में काट देता है। हिजू सोचती है कि ये क्या हो रहा है। तभी एक जोरदार हमला होता है, जमीन दरकने लगती है और सब कुछ हवा में उड़ने लगता है। आखिरकार बॉस अकेला रह जाता है और जहाँ हिजू होनी चाहिए थी वहाँ कुछ भी नहीं होता।
फिर उसे एहसास होता है कि टारगेट हंग यू गायब हो चुकी है, लेकिन कुछ निशान बाकी हैं। अब बॉस क्वींस के दिमाग पर नजर रखने लगता है और इस वजह से उसकी अनोखी एबिलिटी की शर्तें सक्रिय हो जाती हैं, जिसका नाम है पागल आदेश। हीरो आसमान की तरफ देखता है और सोचता है कि पहले खंभे को गिराने में उम्मीद से ज्यादा समय लग गया। पहले खंभे पर बहुत से लोग हमला कर रहे हैं और दूसरे खंभे पर भी कई लोग उसे गिराने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा सेना भी लोगों की मदद के लिए आगे बढ़ रही है। वो जानता है कि वो आसानी से सारे खंभे गिरा सकता है, लेकिन ऐसा करना बेतुका होगा क्योंकि उसे पूरे खेल पर काबू पाना है, न कि सिर्फ मिशन पर। उसे पूरे शहर को मजबूत बनाना है और इसके लिए उसे एक महान कमांडर और एक स्ट्रॉन्ग चैंपियन यूनिट की जरूरत है। हिजू अपनी आंखें खोलती है और सोचती है कि क्या वो अभी भी जिंदा है। वो पीछे मुड़कर सवाल करती है, क्या तुमने मुझे बचाया? जिसने उसकी मदद की वो जैक है, जो एक गॉब्लिन है। ये देखकर हिजू थोड़ी घबरा जाती है, लेकिन जैक उसे चुप रहने को कहता है। हिजू शांत रहती है और फिर जैक की बोलने की क्षमता देखकर हैरान होती है और वहाँ से निकल जाती है। गॉब्लिन कहता है कि उसने हिजू के जख्मों का ख्याल रखा है और क्योंकि ज्यादा समय नहीं बचा है, इसलिए जल्दी शुरुआत करना बेहतर है। फिर वो जोड़ता है, तुमने कहा था कि एक बड़ी हार के बाद अपनी ताकत बढ़ाने के लिए किसी शिक्षक को ढूंढना एक क्लिच है। जाहिर है हिजू गॉब्लिन की बातों का ज्यादा मतलब नहीं समझ पाती। तभी आसमान में हलचल होने लगती है। ये बॉस है जो हार मानने को तैयार नहीं है और किसी भी हाल में हिजू को खत्म करना चाहता है। जैसे ही उसे हिजू का पता चलता है, वो डिस्ट्रक्शन मोड एक्टिवेट कर देता है और नीली रोशनी हवा में फैलने लगती है। लेकिन कुछ गड़बड़ है। डीमन का दिमाग भ्रमित है और हीरो को ये समझ नहीं आता। लगता है कि बॉस अभी तक स्थिति को पूरी तरह नहीं समझ पाया है क्योंकि वो भटक रहा है। तभी हमारा हीरो उसकी ओर ध्यान देता है। वो प्राणी जबरदस्त ऊर्जा छोड़ता है और एक पल में ही उल्ले पर झपट पड़ता है। कई धमाकों के बीच आम लोग अनजाने में ये सब देख रहे होते हैं। अंततः डीमन टावर को नष्ट कर देता है, जो उसके हमलों से पूरी तरह तबाह हो जाता है। किताब की ओर देखते हुए हमारा हीरो बस कहता है, यही है। उसे लगता है कि लेवल सही होना चाहिए। नायक कहता है कि बॉस की वजह से दूसरों की प्रॉब्लम्स हल हो गईं, लेकिन ये उसे परेशान करता है। तभी दूर से तलवार और भाले की टकराहट की आवाजें सुनाई देती हैं। किसी कारण से जैक हिजू को सिखा रहा है। वो उससे कहता है कि आग बुलाने के लिए कुछ कदम पीछे हटो, लेकिन याद रखो कि ये ताकत तुम्हारी नहीं है, इसलिए इसे जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल न करो, वरना तुम्हें चोट लग सकती है। इसीलिए इसे एक साथ इस्तेमाल करने के बजाय धीरे धीरे लेना बेहतर है। जैक कहता है कि उसकी एबिलिटीज को काबू में करने के लिए उसे इन सभी शिक्षाओं का सही उपयोग करना चाहिए। लग रहा है कि हिजू हर लड़ाई से कुछ नया सीख रही है। वो उस दाम के बारे में बात करती है जो नायक ने जैक के साथ लगाया था ताकि रोबोट को हराया जा सके। हिजू थोड़ी असहज महसूस करती है क्योंकि गॉब्लिन चुप है। जैक पूछता है कि उसने उसे खड़े होकर क्यों सीखने दिया। हिजू कहती है कि उसे खुद भी ठीक से नहीं पता क्योंकि खेल में कई मिशन हैं जिनके बारे में उसे ज्यादा जानकारी नहीं है और अगर वो अंत के बारे में ज्यादा सोचेगी तो उसे कभी जवाब नहीं मिलता। इसलिए सबसे पहले उसे किसी भी हाल में अपने शरीर को मजबूत बनाना होगा, यही उसका जीने का तरीका है। गॉब्लिन को उसका जवाब पसंद आया लगता है। जैक कहता है कि उसे पहले लगा था कि उल्ले हिजू का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन अब वो देखता है कि हिजू तो एक सच्ची मार्शल आर्टिस्ट है जो बिना समय बर्बाद किए अपने रास्ते पर बढ़ रही है। गॉब्लिन कहता है कि अब उसका दिल और मजबूत हो गया है। बहुत हार्डवर्किंग और ट्रेनिंग के बाद 3 दिन बीत जाते हैं। कुछ लोग उदास नजर आते हैं, सोचते हैं कि ये कब खत्म होगा। कुछ लोग सेना की मदद करना चाहते हैं, लेकिन डर उन्हें रोकता है। दरारों और भूमिगत रास्तों से होकर वो बॉस जो नायक के खिलाफ लड़ रहा था एक बार फिर सामने आ जाता है। क्योंकि उसका दिमाग ठीक नहीं है, वो अब हर किसी को हिजू के रूप में पहचान रहा है। जैसे ही उसे लक्ष्य का पता चलता है, वो अनाहिलेशन मोड एक्टिवेट कर देता है। लोग अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं, लेकिन उन पर हमला होता रहता है। बॉस कहता है कि उसने लक्ष्य को मार दिया है, लेकिन कुछ ही पलों में उसे समझ में आता है कि उसे धोखा दिया गया है। उसी वक्त असली हिजू उसके पीछे प्रकट होती है। एक महिला चौंक कर सवाल करती है, ये क्या है? क्योंकि उसके सामने एक फरिश्ता खड़ा है। अब हिजू ने जैक की तलवारबाजी विरासत में पा ली है और उसे गॉब्लिन के ब्लेज आर्मर का भ्रम भी हो गया है। नायक और गॉब्लिन उसकी लड़ाई को देख रहे हैं। अरोय पूछता है, उसकी जीतने की कितनी संभावना है? जैक जवाब देता है, 50-50 है, क्योंकि रोबोट उसका स्वाभाविक दुश्मन है, लेकिन उसके पास मार्शल आर्ट्स हैं जो उसे एक फायदा देती हैं। एक वार से हिजू उस प्राणी को पीछे धकेल देती है, लेकिन वो जल्द ही पलटवार करने की कोशिश करता है। जैक कहता है कि अगर उसकी सीट सही समय पर बढ़ी तो ये डैम मशीन कोई समस्या नहीं होगी। 3 दिन हो चुके हैं। मिशन को शुरू हुए काफी समय हो गया और अब तक सिर्फ एक पिलर ही टूटा था। सैनिकों की हार्ड वर्किंग से दूसरा पिलर आखिरकार गिर गया। हन पिछले 1 दिन से बॉस से लड़ रही थी और आखिरकार उसने उसे हरा दिया।
लोग अब मिशन के खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं। कुछ समय बाद ज्यादातर नागरिक ठीक हो गए और खेल में लौट आए। इस बीच लोगों का आत्मविश्वास काफी बढ़ गया है और अब वो खड़े होकर कह रहे हैं कि हम कर सकते हैं। खुशी लौट आई है क्योंकि इस बार किसी को भी योल की जरूरत नहीं पड़ी। असल में लोगों को अब समझ में आ रहा है कि लड़के ने जैक की काफी मदद की है। जैक कहता है कि वो एक प्रशिक्षु है, इसलिए वो अपना वादा निभाएगा और जोड़ता है कि इस बार उसकी बारी है। सेना खाना लेने निकलती है और एक शख्स रेडियो पर कुआन से शिकायत करता है क्योंकि उसने सिर्फ इलाके की जांच करने को कहा था, लेकिन उसने एक और खंभा गिरा दिया। थके हुए चेहरे के साथ कुआन सर्जेंट से कहता है कि इसे भूल जाएं। फिर वो कहता है कि अगर कुआन आगे भी अच्छा काम करेगा तो उसे प्रमोट कर देंगे। जाहिर है कुआन को ये पसंद नहीं आता, लेकिन उसके पास कोई और विकल्प नहीं है। तभी हिजू उसका ध्यान खींचती है और कहती है कि वो ठीक है। कुआन पूछती है कि क्या वो इस मिशन में बच पाएगी और हिजू जवाब देती है कि उसने अपने मास्टर से वादा किया है कि वो अपनी यादों में उसे संजोएगी। जैक कहता है कि अगली बार जब हिजू उससे मिलेगी तो वो दुश्मन होंगे। सर्जेंट चिंतित है कि क्या हिजू इसे जीत पाएगी क्योंकि ये लेवल 3 की कठिनाई का मॉन्स्टर है और हिजू भी इसे नहीं हरा सकी। कुआन नायक की मंशा पर सवाल उठाती है। तभी एक तेज आवाज उन्हें चौंका देती है। ऊपर का पोर्टल टूट रहा है और हिजू देखती है कि ये कौन है। हलचल मचाने वाला व्यक्ति उल्ले है, जिसके हर वार से सब कुछ और सभी कांप उठते हैं। लगातार कई हमलों से डीमन किंग की सील टूट जाती है और कोई नहीं जानता कि इसका मतलब क्या। इस वजह से अब मिशन बदल जाता है और आसमान में एक खास रिफ्ट दिखाई देती है। अब मिशन है डीमन किंग को हराना और अगर असफल हुए तो खेल खत्म हो जाएगा। लोग कहते हैं कि उल्ले एक खतरनाक साइकोपैथ है और सोचते हैं कि वो आखिर क्या करने वाला है। जैक कहता है कि उसे ये सब होने की उम्मीद नहीं थी और कहता है कि इस दुनिया में बहुत दिलचस्प लोग हैं। गॉब्लिन उस रिफ्ट की ओर कूदता है और एक चट्टान पर उतरकर खुद को तैयार करता है। पल भर में ही उसने कई डीमंस को खत्म कर दिया। न सिर्फ क्रीचर्स मारे गए बल्कि कुछ इंसान भी इस ताकत से मारे गए। सभी इस असीम ताकत से डर गए हैं। जैक कहता है कि ये उसके स्टूडेंट के लिए एक तोहफा है और एक सबक भी, ताकि वो खुद को पूरी तरह से समर्पित कर सके। अंधेरे में गायब होते हुए वो कहता है कि उसे उम्मीद है कि अगली बार वो उसे फिर देखेगा। अब हम देखते हैं कि नायक एंजल के हेलो के कारण खास रिफ्ट में दाखिल होता है। उले अब इन्फर्नल डिमोनिक डायमेंशन में सुरक्षित है। आगे बढ़ते हुए वो कहता है, यहाँ पहुँचना उम्मीद से ज्यादा आसान था, जैसे वो किसी बेकरी में जा रहा हो। प्रोटैगनिस्ट डीमन किंग को कॉल करता है और पूछता है, क्या तुम क्रिस्टिन हो? डीमन कहता है कि उसने ये नाम पहले कभी नहीं सुना और फिर पूछता है कि वो यहाँ कैसे आया। प्रोटैगनिस्ट कहता है कि उसे लगा था डीमन किंग्स आपस में बातचीत करते होंगे। फिर वो लेवल 6 के कठिनाई वाले मॉन्स्टर से कहता है कि उसका ओपोनेंट आ रहा है। इसी वजह से डीमन किंग दोस्ताना लग रहा है, लेकिन अचानक वो प्रोटैगनिस्ट को घूंसा मारता है और कहता है कि ये थोड़ी शर्म की बात। ये सुनकर प्रोटैगनिस्ट डर जाता है और फिर कोई चारा न देखकर पलटवार करने का फैसला करता है। तभी जैक उस जगह पहुंचता है जहां डीमन किंग है, लेकिन सीन देखकर वो थोड़ी उलझन में पड़ जाता है। डीमन के हाथ गायब हो गए हैं। हंसते हुए उले माफी मांगता है, कहता है कि ये नियमों के खिलाफ था। कुछ कदम पीछे हटते हुए वो कहता है कि ये एक गलती थी। डीमन किंग सवाल करता है कि एक साधारण इंसान ने ये कैसे किया। वो पूछता है कि नायक ऐसा करने की हिम्मत कैसे जुटा रहा है। हमारा हीरो पूछता है कि क्या जैक अपनी जगह बदलना चाहेगा। जैक कहता है कि वो ऐसा जरूर करना चाहेगा, लेकिन डीमन किंग ऐसा नहीं चाहता। अफसोस चीजें योजना के मुताबिक नहीं होती, क्योंकि तभी गॉब्लिन और डीमन किंग में लड़ाई शुरू हो जाती है। अचानक एक छुपा हुआ इवेंट सक्रिय हो जाता है, जिसके बाद दोनों एक दूसरे पर घातक हमला करते हैं और इससे नागरिकों को ढेर सारे अंक मिलते हैं। डीमन का एक बार तबाही मचा देता है, लेकिन उल्ले पर इसका असर नहीं पड़ता क्योंकि उसकी आर्मर एक लेजेंडरी क्लास आइटम है। प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि उसके पास इस वक्त कुछ करने के लिए नहीं है, बस इंतजार करेगा जब लोग अंक इकट्ठा कर लें। डीमन किंग बार बार उल्ले को घूंसे मारता है और उल्ले कुछ नहीं करता। बाहर जैक को स्पेशल रिफ्ट के बाहर खड़े होकर आश्चर्य होता है। लोग बाकी मॉन्स्टर्स को मार रहे हैं, सैनिक हमले कर रहे हैं और नागरिकों को सुरक्षित जगहों पर इवैक्यूएट किया जा रहा है। कुआन लगातार लड़ाई से थक गया है। ये प्राणी बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं है, लेकिन उनकी संख्या इतनी अधिक है कि अगर ऐसा चलता रहा तो वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे। सर्जेंट कहता है कि जब योल ने डीमन किंग की सील तोड़ी, तब से वो शहर का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है। तो अगर आज कोई मरता है तो उसकी यही गलती है। हिजू तेजी से शेल्टर की ओर बढ़ती है, कूदकर मॉन्स्टर्स पर हमला करती है। थकने के बाद वो चिल्लाती है और सबको सुरक्षित जगह जाने को कहती है। लोग शिकायत करते हैं कि ये सब नायक की गलती है। तभी एक महिला आती है और पूछती है, क्या हिजू अपने बॉयफ्रेंड के खिलाफ कुछ नहीं कहेगी? हिजू शर्मिंदा होकर मना कर देती है। कांग उसे चिप्स खाते हुए देखता है और एक चिप हिजू की ओर फेंकते हुए कहता है, तुम्हारे लिए सुरक्षित है। जाहिर है उसका बैग खाली था।
वापस नायक के पास आते हुए जैक उसके सामने खड़ा होता है और उसे पीछे हटने को कहता है। फिर वो पूछता है कि क्या उल्ले को उसके लिए कोई भावना है। फिर जैक कहता है कि अगर उनके पास ऐसा कुछ होता तो शायद वो उसे दूसरी दुनिया में मिलने पर किसी ड्रिंक के लिए बुलाता। इसके बाद जैक उस मॉन्स्टर पर हमला कर देता है और नायक को ये देखकर थोड़ा अजीब लगता है। वो जानता है कि गॉब्लिन ने उसे खुदकुशी करने के लिए नहीं बुलाया था और साथ में डीमन किंग को भी खत्म करना था। अब देर हो चुकी है और भले ही वो ऐसा करना चाहता फिर भी जैक को मरने नहीं देगा, क्योंकि उसने पहले ही ऐसा वादा किया था। उनकी दोस्ती का स्तर इतना ऊंचा होने के बाद एक छुपी हुई क्षमता सक्रिय हो जाती है जिससे उसे तुरंत सतर्कता का एहसास होता है। ये एक बेहतरीन मौका है और प्रोटैगोनिस्ट मुस्कुराता है। डीमन किंग बहुत ताकतवर है और इसी वजह से जैक पहले ही थक चुका है। उस पर एक भारी कर्ज भी है। गॉब्लिन कहता है कि अब वो अपनी अंतिम चाल चलने वाला है, चाहे इसका खतरा कितना भी बड़ा क्यों ना हो। ये सब वो अपने दोस्त और शिष्य के लिए कर रहा है मानो कुछ भी नहीं। बॉस हार गया और जिस तेजी से ये हुआ वो जैक को खुद डराता है। डीमन किंग अभी भी पीछे हटने की कोशिश कर रहा है ताकि खुद को ठीक कर सके, लेकिन तभी उसे एक और जबरदस्त वार लग जाता है। इस लड़ाई में सबसे ज्यादा योगदान देने वाला उल्ले है। सिस्टम घोषणा करता है कि सभी बुलाए गए राक्षसों को एक झटके में नष्ट कर दिया गया है। नायक जैक की ओर मुस्कुराता है और किताब की ताकत से योल जैक को अपनी टीम में भर्ती करता है इससे पहले कि वो गायब हो जाए। जैक अब सतर्क है, लेकिन स्पिरिचुअल कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है। आखिरकार पोर्टल बंद हो जाता है और नायक नीचे गिर पड़ता है। वो कहता है कि उसे अब इंसानों से नफरत है और वो अब एक मॉन्स्टर के साथ है। उसकी किताब अब गॉब्लिन की आकृति ले लेती है और वो कहता है कि जैसे जैसे वक्त गुजरता है उसे अपनी मानवता खत्म होती हुई महसूस होती है। इस बार पॉइंट्स सामान्य तरीके से बांटे गए क्योंकि किसी ने चाकी किताब से इंफॉर्मेशन चुराई नहीं। जैसे ही मिशन खत्म होता है, कांग पूछता है कि क्या उले एक गोल्डन बॉय है या शायद एक मानव बम। कुआन कहता है कि उसे गेम्स के बारे में ज्यादा नहीं पता, लेकिन ये गेम शायद दुश्मनों से बेस की रक्षा करने के बारे में है। इस मामले में वो एक सुप्रीम यूनिट भी बना सकता है, लेकिन ये संभव नहीं होगा। ऐसा अस्तित्व जिसने इतने कम समय में मैक्सिमम लेवल तक पहुंचकर डीमन किंग को हरा दिया, ये फेनोमेनन शायद इस गेम के अंदर ही संभव हो। सिस्टम अलर्ट करता है कि एक असामान्य यूनिट का पता चला है और लगता है कि प्लेयर उले की स्टेटस विंडो खोल रहा है। स्क्रीन पर सिस्टम उसे बिना हिचकिचाहट के 4 विकल्प देता है। एक पल के लिए उले नाश पर क्लिक करने का सोचता है। उसी पल प्रोटैगनिस्ट को ऐसा लगता है जैसे कोई उसे देख रहा हो। फिर सिस्टम घोषणा करता है कि एक गलती हुई है और अब वो इस यूनिट की जांच शुरू करेगा। सेकंडों में सिस्टम कहता है कि ये यूनिट अब दूसरे खिलाड़ियों से छिपी रहेगी। लोग सामान्य तरीके से अपने पॉइंट्स बांट रहे हैं। एक लड़के के पास ऐसा आइटम है जो उसकी आवाज को दूर दूर तक पहुंचा सकता है। वो घोषणा करता है कि सभी को नए डाइस मिल गए हैं। ये डाइस कॉमन क्लास से लेजेंडरी क्लास तक अपग्रेड हो सकते हैं। कुआन को एक हीरोइक फोक मिला है जो अगर खो भी जाए तो अपने मालिक के पास लौट आता है। इसे देखकर सरीन को एहसास होता है कि कुछ चीजें अब बदल रही हैं। जाहिर है अब मुनाफे का ट्रेड करना भी संभव है। लोग अलग अलग ग्रुप्स में शामिल हो रहे हैं और पहले से ही लोग अपनी भर्ती शुरू कर चुके हैं। कुआन को याद है कि किजू ने कहा था कि वो मिलिट्री के कामों में ज्यादा अच्छी नहीं है। इसके अलावा बहुत से लोग डर के कारण पीछे हट रहे हैं और उसकी ड्यूटी है कि जितना हो सके उनकी मदद करे। एक लड़की हंसते हुए कहती है, चिंता मत करो, मैं भी मदद करूंगी। कुआन कहता है, इंसान बहुत जल्दी चरम हालातों में ढल जाते हैं। हम नायक को शांति से देखते हैं जो कहता है कि नागरिकों का आत्मविश्वास फिर लौट रहा है। अब कुआन और हिजू की अपनी अपनी भूमिकाएं हैं, लेकिन इस बार उनके काम करने का तरीका बेहद मायने रखेगा। अगर उल्ले के फैसले गलत हुए तो पूरा शहर बर्बाद हो जाएगा। नायक एक नई योजना बनाने के बारे में सोच ही रहा होता है कि तभी कोई उसे बुलाता है। वो के है जो उसे नमस्ते कहती है। उल्ले अपनी किताब की ओर देखता है, समझने की कोशिश करता है कि वो कौन है, फिर भी ये देखकर हैरान होता है कि वो वहाँ कैसे पहुंची। कांग नायक के चेहरे की ओर देखती है और कहती है, मुझे लगा था कि अकेले रहने से तुम उदास हो जाओगे, लेकिन जाहिर है योल इन सबसे ठीक है। नायक उलझन में पूछता है, इसका क्या मतलब है? कांग मुस्कुराते हुए कहती है, अब तुम उसकी हरकतों और स्थिति पर शक करना शुरू करोगे। वो आगे कहती है कि नायक केवल अपनी बुक में देख सकता है, लेकिन नायक जवाब देता है, विचार इन्फॉर्मेशन नहीं होते। एक रस्सी पकड़ते हुए कांग कहती है, ठीक है, और जाते जाते कहती है कि उसे बस नायक का वो चेहरा देखना था, उस बेवकूफ का चेहरा जो सब कुछ जीत सकता है। फिर जैसे ही वो सबसे मुश्किल रास्ता चुनती है, वो एक चट्टान से कूद जाती है, सारे सवालों से बचते हुए। नायक बड़बड़ाता है, ये क्या बकवास चल रही है। इसके बाद सूरज
सूरज ढलने के साथ एक घोषणा होती है कि शहर ने अनुभव हासिल कर लिया है और अब शहर की सुविधाओं में सुधार होगा और कुछ बुनियादी ढांचा भी आंशिक रूप से नवीनीकरण किया जाएगा। योल कहता है, जितने ज्यादा लोग अपने पॉइंट्स खर्च करेंगे, शहर उतना ही ज्यादा अनुभव हासिल करेगा। लेकिन तभी उसे याद आता है कि जो पॉइंट्स उसने पहले खर्च किए थे वो कहीं रिकॉर्ड नहीं हुए। किताब को देखता हुआ वो सोचता है कि जो पॉइंट्स उसने खर्च किए थे वो आखिर कहाँ गए, शायद क्रिस्टिना के पास। लेकिन वो सोचता है कि क्या इसे कहीं और इस्तेमाल करना सही होगा। इस बीच हम क्वान को अपने सीनियर का अभिवादन करते हुए देखते हैं। वही महिला जो देख रही थी कहती है कि सैनिक अच्छा कर रहे हैं। वो स्थिति को देखते हुए सोचती है कि उसे कहाँ रहना चाहिए ताकि वो सुरक्षित रह सके, क्योंकि शहर अब बहुत खतरनाक है और वो खुद को नाजुक मानती है। तभी सिस्टम घोषणा करता है कि एक नया मोड शुरू हो गया है। जिस घर में शहर उतरा है वो एक सुनहरे देवता का जाल है। मिशन की अवधि 2 हफ्ते है और उद्देश्य है गोल्डन गॉड को संतुष्ट करना। अब 4 नक्शे क्यों हैं? लोग सोचते हैं शायद ये इसलिए क्योंकि समय लंबा हो गया है। बाकी लोग कहते हैं कि इस बार कोई बुलाए गए मॉन्स्टर्स नहीं हैं। एक और घोषणा में कहा गया है कि इनाम इस बात पर निर्भर करेगा कि तुम गोल्डन गॉड फू को कितना संतुष्ट कर सकते हो। फू को समझ नहीं आता कि उसे क्या करना है, क्योंकि ये पिछले लक्ष्यों से बहुत अलग है। और न सिर्फ ये, बल्कि इस मिशन के मुख्य विवरण भी अलग हैं। लड़की ने फिलहाल इसे नजरअंदाज करने का फैसला किया, क्योंकि इस समय उसका काम पूरे नक्शे का निरीक्षण करना है। प्रोटैगोनिस्ट हंसते हुए कहता है कि इस बार खिलाड़ी डाइस फेंकने के लिए भाग्यशाली है। अगर ये सही गया तो शहर को बहुत फायदा हो सकता है। इसी बीच उल्ले तय करता है कि वो क्रिस्टिना का इस्तेमाल करेगा और तभी किताब में अचानक एक भाला प्रकट होता है जो उसे घायल कर देता है। उल्ले थोड़ा डर जाता है क्योंकि ये अचानक हुआ, लेकिन जैसे ही भाला आया था वैसे ही गायब हो जाता है, जैसे वो कभी था ही नहीं। डीमन किंग क्रिस्टिना उसे सजा देती है क्योंकि उसने बलिदान नहीं लाए। बिजली की एक तेज चमक उल्ले की एचपी को कम करने लगती है। किताब वार्निंग देती है कि अगर उसने बलिदान नहीं दिए तो उसकी जान खतरे में होगी और तब क्रिस्टिना एक नया मालिक ढूंढ लेगी। मिशन शुरू होने के कुछ दिनों बाद लोग काल कोठरी में एक अजीब घटना का सामना करते हैं। क्लास का एक लड़का सवाल करता है कि क्या उन्हें सेना को अलर्ट करना चाहिए। अपनी पीठ से तलवारें निकालते हुए उसका दोस्त जवाब देता है कि सैनिकों को अलर्ट करने के पॉइंट्स बहुत कम मिलते हैं, इसीलिए अब जब वो इस अलग दुनिया में हैं तो उन्हें खुद का रास्ता बनाना होगा। तभी पूरे इलाके में हलचल मच जाती है और एक रहस्यमय डीमन काल कोठरी से बाहर आता है। एक शख्स जो टोपी पहने है कहता है कि ये डोरमेंट होना चाहिए क्योंकि इस दुनिया में आने से पहले वो एक गिल्ड लीडर था। और आखिर में हम नायक की ओर देखते हैं जिसका चेहरा गंभीर है, मानो कुछ बड़ा होने वाला हो। एक पागल व्यक्ति जोर जोर से कह रहा है कि इस मिशन के लिए योल को जहर का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन नायक उसकी बात को अनसुना करते हुए कहता है। इसके बाद एक सीक्रेट डंजन है। कई घंटे बाद एक और जगह पर वो व्यक्ति जो पहले से ही उन लोगों के बलिदान बनने से नाराज है कहता है कि ये बहुत नाइंसाफी है। क्लासेस के गाइड का कहना है कि उले अब मैक्स लेवल पर है और उनके पास बैठकर रोने के सिवा कोई चारा नहीं है। साथ ही ये जगह उनके जैसे लोगों के लिए एक अलगाव का क्षेत्र है। लोग चर्चा कर रहे हैं कि हीरो कितना निराश लग रहा था। एक लड़का कहता है, वो इतना डरावना था कि मुझे ऐसा लगा जैसे डर के मारे मैं पेशाब कर दूंगा। फिर भी वो शिकार करना चाहता था, लेकिन उल्ले को कोई फायदा नहीं देना चाहता था, इसीलिए वो यहाँ आया। हीरो अपनी बुक को देखता है जिसमें लिखा है कि 2000 लोग पहले ही रजिस्टर कर चुके हैं, सजा अब थोड़ी कम की जाएगी। योल सोचता है कि अब ये थोड़ा सहन करने लायक है, लेकिन उसे शक है क्योंकि पहले ये ऐसा नहीं था। फिर उसे एहसास होता है कि शायद क्रिस्टिना कुछ छुपा रही है। मुस्कुराते हुए वो कहता है कि इससे उसकी राह में कोई रुकावट नहीं आती। वो जानता है कि भले ही क्रिस्टिना सोचती हो कि वो उसे अपने नियंत्रण में रखती है, पर असल नियंत्रण किसके पास है ये उसे अंत में पता चलेगा। ये सोचकर वो उत्साहित होता है और जल्द ही कुछ नया करने की तैयारी में है। सेक्टर बी में सम्राट ग्रिफिन का घोंसला है जो लेवल 3 का क्षेत्र है। इसका विवरण बताता है कि इसमें प्राचीन ड्रैगन्स का खून है। तभी एक मॉन्स्टर हीरो पर हमला करता है। दूसरी तरफ हिजू एक जीव पर हमला करती है जो एक पृथ्वी ट्रोल है लेवल 2 का। जाहिर है वो अपनी मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग कर रही थी और एक बार में ही उसे हरा देती है। वो लड़की अपने मास्टर का शुक्रिया अदा करती है। मास्टर अपने शिष्य को और मजबूत बनाने के लिए हिजू को शतरंज जैसा कुछ ढूंढने को कहता है। हिजू उसे मिस कहती है, लेकिन वो लड़की को अनौपचारिक रहने के लिए कहती है। तभी हिजू और कांग के बीच बहस शुरू हो जाती है। हिजू उसे पैना कहती है और पूछती है कि वो उसके पीछे क्यों चल रही है। कांग जवाब देती है कि तुम्हारे साथ रहना ज्यादा फायदेमंद है। ये सुनकर हिजू हैरान होती है। कांग पूछती है, क्या तुम एक कमजोर और बेसहारा नागरिक को अकेला छोड़ दोगी? ये सुनकर हिजू चौंक जाती है।
दीवार के सहारे लीनिंग करते हुए वो महिला हिजू को एक पल रुकने के लिए कहती है। थोड़ी देर बाद हिजू उसे 1/3 चीज सौंप देती है। कांग कहती है कि गुणवत्ता मात्रा से बेहतर है, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि ये खजाना असली है या नहीं जब तक हम इसे शहर में लेकर नहीं आते। ये सुनकर हिजू सोच में पड़ जाती है और पूछती है कि कांग को ऐसा कैसे पता है। महिला जवाब देती है, मैं बस देखकर जान जाती हूँ। हिजू कहती है कि कांग अजीब है लेकिन फिर भी बहुत कूल है। हिजू पूछती है, क्या तुम्हारे कोई दोस्त नहीं है? कांग हंसते हुए जवाब देती है कि तुम्हारे हिसाब से दुनिया बहुत आसान है, दुश्मन सिर्फ दानव नहीं होते। कांग बताती है कि ये एक खजाना खोजने का मिशन है, न कि कोई शांतिपूर्ण काम। ये तो प्यादों के बीच की लड़ाई है, वो कहती है। कांग समझाती है कि असली खजाना तब तक नहीं लिया जा सकता जब तक उसकी पूरी जांच नहीं होती। कुछ बैंडिट्स भी होंगे जो लोगों को लूट सकते हैं। आखिरकार इंसानों से लड़ना तो दानवों से ज्यादा आसान है। शहर में पुलिस एक अपराध स्थल की जांच कर रही है। जासूस सीयू वहां आता है और स्थिति का जायजा लेता है। ये एक और चोरी हुए खजाने का मामला है। एएस बताता है कि नागरिक ने कहा कि उसे नशा दिया गया था और जब वो जागा तो उसके पास कुछ भी नहीं बचा। जासूस कहता है उसे ये खजाना सोने के भगवान को सौंप देना चाहिए था। दूसरा व्यक्ति कहता है डिलीवरी में लगभग 12 घंटे लगते हैं और ऐसा लगता है जैसे सिस्टम खुद ये सुझाव दे रहा है। सो को कहता है इस तरह की सोच बेकार है। उसका साथी गाता है ये सब तो हर किसी की सोच पर निर्भर करता है। दोनों पुलिस वाले उस व्यक्ति के रवैये पर सवाल उठाते हैं। तभी अचानक वो चिल्लाता है, उल्ले ने दिखा दिया है, और देखता है कि वो एक ग्रिफिन बुला रहा है। प्रतिक्रिया देने का कोई समय नहीं था। उसके पास एक लेजेंडरी क्लास का आइटम है और वो तुरंत हीरो पर हमला कर देता है। एक वार से जमीन में एक गड्ढा बन जाता है। सूट पहने व्यक्ति कहता है सबको यहाँ से निकालो। मन ही मन वो सोचता है कि कू का साहसी रवैया सराहनीय है, लेकिन बाकी सभी का स्तर बहुत कम है। ये तो आत्महत्या करने जैसा है। अगर ये उनकी आदत बन गई तो उसे मरने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। जासूस हैरान है कि उल्ले अब भी जिंदा है और उसने न तो बचने की कोशिश की न ही पलटवार किया। थोड़ी देर बाद खबर फैलती है कि उल्ले को पकड़ लिया गया है और अब उससे बिना किसी प्रतिरोध के पूछताछ हो रही है। ये सुनते ही लोग खजाना खोजने के लिए अपने उपकरण लेकर दौड़ पड़ते हैं, क्योंकि हीरो के खतरे से अब मुक्ति मिल चुकी है। हालांकि सुनहरे भगवान ज्यादा खुश नहीं लग रहे। कू कहता है चलो अब गॉब्लिन गांव के सेक्टर में चलते हैं। वहां पर एक एक करके क्रीचर्स हार रहे हैं। एक सैनिक जिसका नाम हंग है कहता है कि ये हिस्सा साफ हो गया है, लेकिन गांव के और अंदर जाएं वहां और भी डीमंस छुपे हो सकते हैं। ली अपने हीरोइक क्लास के हथियार से एक गॉब्लिन को मारता है, जिससे वो गोली लगने से जमीन पर गिर पड़ता है। दोनों सैनिक आपस में बहस में लग जाते हैं और इस बीच एक डीमन भागने की कोशिश करता है, लेकिन सर्जन बीच में आकर उसे मार गिराता है। सर्जन आदेश देता है बेस पर लौट आओ और हिदायत देता है कि उन दोनों को पूरे नगर के चारों ओर 10 लैप दौड़ने होंगे। सर्जन पलटन कमांडर को बताता है कि क्षेत्र साफ हो गया है। क्वान कहता है कि वो भी लगभग खत्म होने वाले हैं। एक जादूगर टाइप का गॉब्लिन कुछ पत्थरों को बुलाता है और हंसते हुए कहता है जब मेरा भगवान आएगा तो कोई भी हमें रोक नहीं सकेगा और उनका अंत एक मुरझाए हुए फूल की तरह होगा। बिना समय बर्बाद किए एक सैनिक जिसकी लेवल 3 की एक्सप्लोसिव रिंग है हमला करता है। एक बड़े विनाश के बीच गॉब्लिन हार जाता है। कवान कहता है उस आदमी ने तो मॉन्स्टर को अपनी बात खत्म भी नहीं करने दी, लेकिन खैर ये कोई कार्टून नहीं है। गांव में एक दरवाजे को तोड़ने की बात होती है। एक सैनिक बताता है कि उसने टारगेट ढूंढ लिया है। 18 नागरिक जो लापता थे उन्हें केवल कुछ मामूली चोटें आई हैं। थोड़ी देर बाद सैन्य मुख्यालय में एक अधिकारी कहता है कि वो घायल लोगों की मदद के लिए अतिरिक्त बल भेजेगा और बताता है कि गॉब्लिन्स डेन को अब एक चौकी बना देगा। कवान की ओर देखते हुए वो पूछता है कि क्या थियस को पता है कि उल्ले की क्या योजना है, और जल्द ही थियस जवाब देता है कि वो खुद भी सही नहीं जानता। सर्जन कहता है कि किताब की सबसे डरावनी बात उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है, बल्कि असली डर हीरो खुद है। उसे समझ में नहीं आता कि लड़का बेस के बाहर असली दुश्मन नहीं है। इसी बीच ग्रिफिन जम्हाई लेता है और लोग उस मॉन्स्टर की तारीफ करते हैं। कहते हैं ये योल का है। सेल के अंदर जहां हमारा हीरो बंद है वो एक मौका पाकर खाना मांगता है और मजाक में कहता है कि यहाँ तक कि एक मैक्स लेवल इंसान को भी भूख लगती है। केओ कहता है फिलहाल योल एक अपराधी है जिसने कई अपराध किए हैं, फिर भी हीरो अपनी हरकतों की पूरी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है। डिटेक्टिव कहता है कि उसने उस इलाके में 20 साल काम किया है और हर दिन अपराधियों का सामना किया है, इसलिए उसे पूरा यकीन है कि योएल बुरा इंसान नहीं है। जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। हीरो करीब आता है और कहता है ये तो गुड सैमरिटन लॉ जैसा लग रहा है, लेकिन ये कोरिया नहीं है। मुस्कुराते हुए सू कहता है कि वो लोगों की गलत फहमी को दूर करेगा। वो यह भी कहता है कि हीरो ने मेज पर चम्मच गिराया, लेकिन योएल कहता है कि उस वक्त उसका मदद मांगने का इरादा नहीं था।
डिटेक्टिव थोड़ा उलझ जाता है, लेकिन बातचीत आगे बढ़ती है। तभी एक सिपाही जल्दबाजी में खबर लाता है कि एक व्यक्ति जिसके पास हीरोइक क्लास आइटम है, लूट और हत्या करने की कोशिश कर रहा है। टीम को मुश्किलें हो रही हैं क्योंकि वहाँ कई ताकतवर लोग हैं। वो तुरंत एक बस की ओर बढ़ते हैं ताकि घटना स्थल पर पहुंच सके। ड्वेक कहता है, जब मिशन में कोई इनाम नहीं होता तो कोई सहयोग नहीं करता। यही शुरुआत से होना चाहिए था। अब एक नई व्यवस्था की मांग उठ रही है जो इस सुपर पावर्ड दुनिया के लिए सही होगी। कू शिकायत करता है कि उस आदमी को संत की तरह सोचना चाहिए, लेकिन ये बात उसे समझ नहीं आती। लोगों में से कोई है जो मदद के लिए पुकार रहा है। हमलावर को इसकी कोई परवाह नहीं है, लेकिन डिटेक्टिव वहां आकर उस हमले को रोकता है और कहता है कि वो उसे चोरी और हत्या के प्रयास के लिए गिरफ्तार कर रहा है। अगर तुमने विरोध किया तो ये थोड़ा हिंसक हो सकता है। डर के मारे वो हमलावर आत्मसमर्पण कर देता है और उसे बस में ले जाया जाता है। ड्वेक कहता है कि अब इस देश के कानून कोई मायने नहीं रखते। सबसे अच्छा विकल्प है कि वो खुद को शहर का राजा बना ले। डिटेक्टिव कहता है कि वो उसे हमेशा अपने पास रखता है क्योंकि शहर का सबसे खतरनाक इंसान वही है। ड्वेक सोचता है कि कुछ तो अजीब है। यू के दिमाग को समझना नामुमकिन लगता है, लेकिन फिर कू की ओर देखते हुए वो कहता है, आज से हम सब बहुत व्यस्त रहेंगे क्योंकि हीरो कैद में है। ये बाकी सबके लिए एक सुनहरा मौका है। ड्वेक समझता है कि यू का असली मकसद तबाही मचाना है। हालांकि सी कहता है कि वो गलत है, लड़का अच्छा है। ड्वेक हंसते हुए कहता है कि लोग अच्छे नहीं होते। कमरे के एक कोने में छिपते हुए हम हीरो को पसीना बहाते हुए देखते हैं। वो कहता है, अब ये धैर्य की लड़ाई है। सिस्टम अलर्ट करता है कि क्रिस्टीना अब भी असंतुष्ट है और उसे अधिक बलिदानों की जरूरत है। फिर हीरो एक वस्तु का इस्तेमाल कर खुद को कई रूपों में बांटता है। उसके चारों ओर धुआं फैल जाता है। जल्दी ही उसका दूसरा रूप उसके सामने खड़ा हो जाता है। अदृश्यता की चादर का इस्तेमाल करते हुए यू छिप जाता है और अपने क्लोन से कहता है कि अच्छा काम करना, बिना पकड़े जितना हो सके टिके रहना। हीरो के जाने के बाद क्लोन जाग जाता है और एक सैनिक उससे सवाल करता है कि उल्ले को बाहर आने में इतना समय क्यों लग रहा है। क्लोन का चेहरा दोस्ताना नहीं लगता, बल्कि थोड़ा डरावना है, मानो वो सैनिक को इंटिमिडेट कर रहा हो। वो कहता है, मदद आ रही है, इसलिए बेहतर होगा कि कुछ न किया जाए। अचानक यूल का क्लोन शांत स्वर में सेल से बाहर निकलता है और कहता है कि वो कुछ नहीं करेगा। बाहर ग्रिफिन अजीब तरीके से बर्ताव करने लगता है और उड़ने लगता है, जिससे लोग हैरान रह जाते हैं। इस बीच हम देखते हैं कि असली हीरो अब भी अदृश्य है। वो कहता है, मेरे प्लान का स्टेज 1 पूरा हो गया है, अब स्टेज 2 शुरू होगा। सेना अब 2 ग्रुप्स में बंट गई है। अंदरूनी सुरक्षा सैनिक संभाल रहे हैं और बाहरी कामों के लिए नागरिकों को भी 2 समूहों में बांट दिया गया है। जिन लोगों के पास लड़ाई का कौशल नहीं है, उन्होंने अपनी भूमिकाएं चुन ली हैं। इस व्यवस्था के चलते अब तक मिशन अच्छी तरह चल रहा। आउटपोस्ट जो पहले गॉब्लिन गांव था, वहां क्यूअन कहता है, हमने सिर्फ 2 दिनों में 1 सेक्टर खत्म कर लिया, लेकिन अगर लोग पहले ही सहयोग करते तो ये काफी आसान हो जाता। सर्जिक को अपने सीनियर की बात याद है कि शहर का माहौल अच्छा नहीं है और हर दिन खजाने की चोरी के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इंसानों का लालच बस समय के साथ बढ़ता ही जा रहा है। शहर की रक्षा करने वाले लोग इक्विपमेंट की कमी के कारण संघर्ष कर रहे हैं। क्वान पूछता है, क्या सेना कोई कदम उठाएगी? सीनियर जवाब देता है, नहीं, क्योंकि इससे हालात और खतरनाक बन सकते हैं। अगर सेना पुलिस का काम भी करने लगे तो आम लोग मानेंगे कि स्थिति गंभीर है। सेना की जिम्मेदारी है कि वो तभी कार्रवाई करे जब सच में जरूरत हो। क्वान खामोश रहकर सोचता है, चाहे दुनिया कितनी भी बदल जाए, लोग नहीं बदलेंगे। वहीं दूसरी ओर एक लड़का किसी अंधेरे चीज से प्रभावित हो रहा है। एक बंदूकधारी उस आदमी को अपने जहर के मिश्रणों के टेस्ट के लिए गिनी पिग की तरह इस्तेमाल कर रहा है। हम देखते हैं कि वह एक छोड़े हुए मैजिकल बीड का उपयोग कर रहा है, जो हर बार इस्तेमाल पर कुछ अलग करता है। धीरे धीरे उस आदमी के चारों ओर का जहर गायब होने लगता है। एक डरावनी मुस्कान के साथ वो अज्ञात व्यक्ति कहता है कि वो अभी उसे नहीं मारेगा क्योंकि उसके जहर के और भी मिश्रण बाकी हैं। आम आदमी दहशत में कहता है, मैं सब खजाने सौंप दूंगा, और रहम की भीख मांगता है जैसे पागल हो गया हो। जवाब में उस व्यक्ति ने कहा, तुम्हारी तरह का अनुभव ही सबसे बड़ा खजाना है। आखिरी आवाज जो वहां से आती है वो चीखों की थी। कुछ देर बाद डिटेक्टिव क्राइम सीन पर पहुंचता है। ड्वेक कहता है, ये हथियार तो बहुत सुविधाजनक है। दोनों आगे बढ़ते हैं और लाश पर नजर डालते हैं। सीयू कहता है कि कातिल ने खजाने को छुआ तक नहीं, और यह समझना मुश्किल है कि ये किसी एक इंसान का काम था या किसी ग्रुप का। ड्वेक कहता है, कुछ खतरनाक चीज बाहर आई है। शायद जब डीमन किंग म्यूल को कैद किया गया तो किसी और ने उसकी जगह ले ली। डिटेक्टिव खुश होकर कहता है कि लड़का बुरा इंसान नहीं है, लेकिन लगता है कि ये सब उसी के कारण हो रहा है।
और उसे इस पर कुछ करना पड़ेगा। योएल डॉइक के साथ गहरी बातचीत करता है और डॉइक उससे पूछता है कि क्या उसे लगता है कि मेन कैरेक्टर वही कहेगा जो वो सोचता है। सी जवाब देता है कि इस समय पर ऐसा नहीं होगा, बल्कि वो कुछ और अधिक प्रभावी करेगा। वो अपने करीबियों से सवाल करेगा। ग्रिफिन पर लड़का छींकता है, फिर सोचता है क्या मुझे सर्दी हो रही है। सिस्टम बताता है कि गोल्डन गॉड की संतुष्टि तो 10% तक भी नहीं पहुंची है और ये चिंता की बात है। बी कहता है कि वो डिजर्ट सेक्टर जा रहा है, वहाँ आगे बस एक बड़ा रेगिस्तान है। टॉर्नेडो की तरह उड़ते हुए ग्रिफिन थकने लगता है। हीरो कहता है हम पहुंच गए हैं और ग्रिफिन से कहता है कि थोड़ी देर आराम कर ले, चाहे नागरिक क्या करें। हीरो ने पहले ही सारे कीमती खजाने निकाल लिए हैं। मुस्कुराते हुए योएल उस जीव से कहता है खा और मोटा हो जा। हैरानी की बात यह है कि हीरो कहीं और अपना खुद का सोने का देवता बनाने की योजना बना रहा है। इसी बीच 3 कॉर्पोरल कहते हैं कि मिशन हमें छोड़ दो। क्वाना उनसे कहता है इतना ड्रामेटिक मत बनो, मैं बस योएल के बारे में एक बयान देने वाला हूँ। सैनिक एक बच्चे की तरह चिल्लाते हैं हमें आइसक्रीम लाकर दो। जैसे ही सर्जन थोड़ी दूरी पर होता है, तीनों सैनिक खुश होते हैं क्योंकि अब उन्हें छुट्टी मिलेगी। एक और सर्जन उनके रवैये को देखता है लेकिन कहता है कि छुट्टी लेने में कोई समस्या नहीं है। तीनों मस्तीखोर खुशी खुशी उसके पास नाचते हैं और शोर मचाते हुए बियर मांगते हैं। इस बीच सर्जन सोचता है कि इन बेवकूफों को अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। अंधेरे में एक तेज हाथ उड़ता है और 4 बार करते ही मेन कैरेक्टर नीचे गिर जाता है। जैक कहता है अब हो गया, अब मैंने तुम्हारे सभी दबाव बिंदुओं को छू लिया है तो दर्द कम होना चाहिए। लड़का गोब्लिन का शुक्रिया अदा करता है जिसने उसे काफी मदद दी है। अब जैक यू के 4 एम्परर्स में से एक बन गया है। हीरो के मन में कई सवाल हैं, लेकिन वो इंतजार करने का फैसला करता है जब तक हालात स्थिर नहीं हो जाते। अब वो इस मौके का फायदा उठाने की सोच रहा है क्योंकि सर्जेंट क्वान अभी शहर में है और वो जंगल सेक्टर में चोरी करने की योजना बना रहा है। तभी क्वान के साथ कुछ ऐसा होता है जिससे वो तुरंत सैनिकों को कार पलटने का आदेश देता है। वो अब एक एम्बुश में फंस गए हैं और दुश्मन लगातार उन पर हमला कर रहे हैं। क्वान सोचता है क्या ये लोग अपना दिमाग खो चुके हैं। मन में वो सोचता है कि मिलिट्री पर हमला करके क्या हासिल होगा। अगर वो पलटकर जवाब देंगे तो हालात बेकाबू हो सकते हैं। चाहे हमें पसंद हो या ना हो, ये लोग आम नागरिक हैं। सर्जन ने तय किया कि वो तब तक भागेगा जब तक मदद नहीं आ जाती। तेजी से आगे बढ़ते हुए वो देखता है कि अपराध की दर कहीं ज्यादा खराब हो चुकी है जितना उसने सोचा था। ताकतवर लोग अब खजाना खोजने में लगे हैं जबकि गैर सैनिक शहर में रह गए हैं। इस तरह अपराधियों के लिए एक परफेक्ट माहौल बन गया है। अगर कोई ताकतवर डाकू सामने आया तो शहर का माहौल और भी खतरनाक हो जाएगा। इस बीच एक सैनिक चिल्लाता है कुछ हमारे पीछे है। एक अजीब सी चीज उनके पीछे बहुत तेजी से बढ़ रही है। शहर में हड़कंप मचा हुआ है और हमारा हीरो एक विशाल छिपकली से लड़ रहा है जिसकी कठिनाई का स्तर 3 है। यहाँ सिर्फ एक नहीं बल्कि कई छिपकलियां हैं जो उस पर हमला करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनमें से कोई भी उसे सही तरीके से वार नहीं कर पा रही। जैसे ही वो मॉन्स्टर्स नष्ट होते हैं, जैक कहता है कि उसे अब अपना शरीर हल्का महसूस हो रहा है। वो हीरो से कहता है कि ज्यादा मेहनत न करे और ये भी जोड़ता है कि ये जगह दानव के आयाम जैसी लग रही है। दानवों की दुनिया में हर चीज भूतियां और ताकतवर होती जा रही है और हीरो का दर्द भी बढ़ता जा रहा है क्योंकि क्रिस्टिना दानवों की रानी है और उसकी सजा और भी कड़ी होती जा रही है। योएल कहता है कि वो ये सब जल्दी खत्म करना चाहता है और खजाने के साथ निकल जाना चाहता है। असल में उसका असली लक्ष्य गोल्डन गॉड को खुश करना नहीं है बल्कि सबसे आसान तरीके से मिशन को पूरा करना है। इसका मतलब है कई खजाने इकट्ठा करना और अपने लिए अधिकतम इनाम हासिल करना। मुख्य पात्र कहता है शहर में जो ये अराजकता मची है वो मेरे खजाने इकट्ठा करने की योजना की वजह से है। जहर का हमला होते ही क्वान और सर्जन ने बिना डरे रीइंफोर्समेंट्स के लिए पहले ही कॉल कर दिया था। सर्जन को हाल ही में प्रमोशन मिला है और उसके सीनियर ने उसे एक नया मिशन सौंपा, साथ ही कुछ खास इक्विपमेंट भी दिया। क्वान ज्यादा कुछ नहीं कहता, बस इतना ही कहता है कि वो इस स्थिति के लिए अभी भी पूरी तरह से आदी नहीं हुआ है। ये हेरोइक क्लास का सामान है जो यूजर के लिए पल भर का शेल्टर बनाता है। 3 मीटर की सीमा में एक सुरक्षित क्षेत्र जो 3 मिनट तक बना रहता है। सर्जन ने सैनिकों से कहा कि वो जल्दबाजी न करें क्योंकि इससे नुकसान हो सकता है। तभी अचानक एक आदमी चलती हुई कार पर कूदकर उनकी अटेंशन खींचता है। क्वान उससे कहता है कि वो अपने लीडर को बुलाए क्योंकि उसे एक मामूली लैकी से बात करने का कोई इरादा नहीं है। वो आदमी हंसते हुए कहता है सर्जन अच्छा है और अपने हाथ से उनकी तरफ इशारा करते हुए बताता है कि वो खुद ही लीडर है। फिर वो उन्हें आदेश देता है कि अगर वो मरना नहीं चाहते तो उसकी बात माने। पूरी कार झर में लिपट जाती है
और चीजें धीरे धीरे पिघलने लगती हैं। सैनिक घबरा जाते हैं, लेकिन क्वान शांत रहता है क्योंकि उसके हेलमेट की सुरक्षा में उसे कोई परेशानी नहीं होती। वो मन में नोट करता है कि ये धुआं संक्षारक है, यानी ये हर चीज को नष्ट कर सकता है। जितना जहर फैल रहा है उससे अंदाजा है कि अगर चीजें बिगड़ गईं तो उनका हाल बाहर के लोगों से अलग नहीं होगा। फिलहाल वो ठीक हैं, लेकिन ये सब कुछ पल के लिए ही है। क्वान कहता है अगर हम इसकी शर्तें मान लें तो शायद वो सरेंडर कर दे। सर्जन उस डाकू से कहता है कि अगर वो उसका अधीनस्थ बने तो वो उसे और इंसान बना सकता है। डाकू पूछता है क्या क्वान ठीक है, लेकिन उसके बगल में सैनिक डेस्परेट हो जाता है और पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है। अब बहुत देर हो चुकी है क्योंकि सर्जन ने रीइंफोर्समेंट्स को मौका देने के लिए उसे भटकाने का काम कर दिया है। डाकू चिढ़कर कहता है कि वो अपना सारा खेल खेल चुका है और हवा के कारण जहर को नियंत्रित नहीं कर पा रहा। वो जहर की एक बड़ी गेंद बनाता है और अपने हाथ में गुलेल लेकर उसे निशाना बनाने की कोशिश करता है। जैसे ही प्रक्षिप्त क्वान की ओर बढ़ती है, सर्जन उसे रास्ते से हटा देता है और जहरीली गोली जमीन पर गिर जाती है। गोलियां गिरते ही हवा में हलचल मच जाती है और जिस जगह पर प्रक्षिप्ति गिरती है वहां जमीन पिघलने लगती है। डिटेक्टिव आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन क्वान चेतावनी देता है कि दुश्मन अकेला नहीं है। कू कहता है वो भाग नहीं सकता, लेकिन सर्जन सलाह देता है कि इसे स्ट्रेटेजिक रिट्रीट मानो। दोनों बहस में पड़ जाते हैं और इसी दौरान अपराधी भाग निकलता है। शहर में कई धमाके होते हैं और बाहरी इलाकों में अपराधी इसे लेकर शिकायत कर रहे हैं। लड़की चिल्लाती है कि वो लोग रुकें, लेकिन एक लड़का उसकी ओर एक बोतल फेंकता है। पेनू को खतरे का एहसास नहीं होता, लेकिन एक बुजुर्ग महिला उसे चेतावनी देती है कि वो बोतल के पास न जाए। बोतल गिरने से पहले ही लड़की तेजी से उसे पकड़ लेती है और एक तरकीब से विस्फोट को रोक देती है। बुजुर्ग महिला राहत की सांस लेते हुए पूछती है वो लोग कौन थे। वो महिला जवाब देती है ये डाकू थे। हीरो कहता है कि उसने पहले कभी इन लोगों को इतनी संगठित नहीं देखा और जोड़ा कि उनमें से कुछ के पास जहर की बोतलें हैं जिनका फिलहाल कोई एंटीडोट नहीं है। शुक्र है उसकी सतर्कता के चलते ये सारी चुनौतियां उसके अवचेतन में हल होती जा रही हैं। तभी लड़की को याद आता है कि कंग ने इंसानों के स्वभाव के बारे में क्या कहा था। अब अपना खजाना खोजने का प्लान थोड़ा रोक देता है क्योंकि शहर में कुछ अजीब घट रहा है। इसी बीच हम देखते हैं कि कोई हमारे हीरो के क्लोन को देख रहा है। शायद कंगन ने पहले ही इस धोखे का पता लगा लिया है। कुकी खाते हुए कंगन सोचती है कि उल्ले क्या प्लान बना रहा है, क्योंकि उसके बिना ये शहर जल्द ही पूरी तरह से तबाही में घिर सकता है। जैक चेतावनी देता है एक बड़ा युद्ध शुरू होने वाला। हीरो कहता है कि उसे अराजकता की उम्मीद थी, लेकिन ये नहीं सोचा था कि ऐसे पागल लोग भी होंगे जो राक्षसों को हराने की हिम्मत करेंगे। गोब्लिन सुझाव देता है कि वो बस इन लोगों को काटकर खत्म कर सकता है, लेकिन योल मना कर देता है, उसे कुछ और भी बड़ा चाहिए। योल कहता है इन लोगों का आना बस प्रक्रिया को तेज करेगा। जैक मानता है कि हीरो के विचारों को समझना मुश्किल है। हमारा लड़का कहता है तुम जल्दी ही सब समझ जाओगे, लेकिन अभी के लिए हमें बस ऐसे ही आगे बढ़ना है। जैसे ही वो इस डंजन को साफ करने का इशारा करता है, बड़ा दरवाजा खुलता है। अंदर एक मॉन्स्टर खड़ा है जो कहता है इंसान को इस गहराई में आए हुए बहुत समय हो गया। ये जीव एक और डीमन किंग है जो खाई के किनारे पर रहता है। आगे बढ़ते हुए लड़का सवाल करता है क्या तुम बॉस क्रिस्टीना को जानते हो। मॉन्स्टर उसकी बात अनसुनी करते हुए कहता है कि उसे इंसानों की आवाज बिल्कुल पसंद नहीं और हीरो को प्रतिक्रिया देने का मौका तक नहीं देता। हमारा लड़का अचानक हमला करता है, लेकिन एक जादुई बैरियर उसे बॉस पर वार करने से रोक देता है। बॉस उसे मूर्ख कहता है, सोचता है कि ऐसा करने से उसे कुछ नहीं होगा। फिर भारी पत्थर उठाते हुए वह कहता है कि उसे इंसानों के इस रवैये से नफरत है और पत्थर उसकी तरफ फेंक देता है। अचानक हीरो को बताया जाता है कि ये एक जादुई बाधा है जो सभी शारीरिक नुकसान को खत्म कर देती है। ये डीमन किंग एक जादूगर भी है। अगर क्वान अपनी टुकड़ी को यहाँ लाता तो वे कुछ ही सेकंड्स में खत्म हो जाते। जैक को हीरो चेतावनी देता है तुम्हें बॉस के हमलों से सावधान रहना होगा। इस डीमन किंग के अलावा और भी खतरे हैं, जैसे शापित वस्तुएं और बड़े कुल्हाड़ी के साथ प्लेग फैलाने वाले राक्षस। हीरो सोचता है अब मैं इसे हराऊंगा और डंजन की कठिनाई को और भी बढ़ाने का इशारा करता है। अचानक दानव कई नई बाधाएं बना देता है और अपनी कुल्हाड़ी को बदलकर एक बड़ा हथियार उठा लेता है। शारीरिक ताकत को जादू में बदलकर हमारा लड़का इसे खत्म कर देता है और कहता है कि वो सभी खतरनाक जगहें शहर के लोगों के लिए छोड़ देगा। पश्चिमी पुलिस स्टेशन के मीटिंग रूम सी में कुछ बात हो रही है। बातचीत का विषय उस जहरीले डाकू इनुई डुइक के बारे में है। वो कहते हैं कि सबसे अच्छा तो यही होगा कि उसे गिरफ्तार कर लिया जाए, लेकिन उनकी मौजूदा ताकत से ये संभव नहीं है। डिटेक्टिव एक संयुक्त ऑपरेशन करने की योजना बना रहा है, पुलिस, सेना और अच्छे नागरिकों के साथ, और इस आइडिया से पूरी तरह सहमत है। क्वान जानता है जितना ज्यादा ये चलता रहेगा
उतना ही बुरा होता जाएगा। अगर वे लड़ाई हार गए तो सब मर जाएंगे, क्योंकि उच्च अधिकारी इस योजना को बनाते हैं, उन्हें इसके खतरे का पता होना चाहिए। इसका मतलब है कि वे इस लड़ाई को जीतने में आत्मविश्वास रखते हैं जो शहर के भीतर हो रही है। इस बीच कालकोठरी में डीमन किंग अभी तक हार नहीं मानता और कहता है कि उसने अनगिनत लोगों को दुख पहुंचाया है। बहुत लंबे समय से कोई भी इंसान उसे चोट नहीं पहुंचा सका, लेकिन योल फिर से इसे आसानी से कर लेता है। फिर नायक पूछता है कि क्या वो बॉस क्रिस्टीना को जानता है, और वह सवाल करता है कि क्या ये सम्मेलनों से संबंधित है। योएल को नहीं पता कि मॉन्स्टर उन मिशनों के बारे में बात कर रहा है। प्राणी समझाता है कि उन्हें भी इंसानों की तरह मिशन मिलते हैं और आम तौर पर ये उन्हें नष्ट करने के लिए होते हैं। शायद कुछ मॉन्स्टर्स की अलग अलग कम्युनिकेशन होती है। और इस बीच लड़का चाहता है कि बॉस और बातें करे, लेकिन वो कहता है कि ये मायने नहीं रखता, क्योंकि जितनी ज्यादा जानकारी होगी उतना ही उस किताब का उपयोग करने वाला मौत के करीब पहुंचता है। इस पल में योएल को समझ आता है कि मॉन्स्टर कुछ जानता है। हंसते हुए प्राणी कहता है कि वो तबाही नहीं देख पाएगा। यह प्रोटैगनिस्ट को कुछ करने की कोशिश कराता है, लेकिन जैक उसे रोक देता है। कहता है कि बेहतर है कि वो चले जाएं, इससे पहले कि गायब हो जाए। बॉस कहता है तुम्हारा दुखी चेहरा देखना अच्छा है, और वो उसे रुकने के लिए चिल्लाता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी है और एक भूकंप जमीन को हिलाने लगता है। एक बिजली का कड़कना होता है जो पूरे इलाके को रोशन कर देता है। डीमन किंग की आवाज गूंजती है कि वो 8 नंबर के प्यादे की महान सजा का इंतजार करेगा जो प्रोटैगनिस्ट द्वारा दी जाएगी। गॉब्लिन पूछता है क्या तुम ठीक हो, और वो जवाब देता है कि वो ठीक है, लेकिन मन में अपनी हालत और किताब में छिपे राजों के बारे में सोचता है। जैक पूछता है क्या तुम जानकारी खोजना चाहते हो, लेकिन लड़का कहता है नहीं, इतना जानना काफी है कि वहाँ एक डीमन किंग है जो क्रिस्टीना को जानता है। फिलहाल वो अपने लक्ष्य पर काम करेगा, जो इलाके की मुश्किल को समायोजित करना है, और इसमें कम से कम 3 दिन लगेंगे। जैक नहीं जानता कि इंसान इतने लंबे समय तक जिंदा रह पाएंगे या नहीं, इसलिए वो अपने शिष्य और दोस्तों की परवाह करता है। 3 दिन बाद शहर में पहले से ही बड़ी हलचल है। युद्ध में घायल हो गए हैं और उनके पास इलाज के लिए कोई दवा नहीं है। इंसानों के बीच लड़ाइयों में मुसीबतें दानवों से भी ज्यादा हैं। कू और हॉज जहरीले धुएं के हमले का सामना कर रहे हैं। अब वे इस स्थिति से कैसे बाहर निकलेंगे? कोई चाहता था कि वे उम्मीद छोड़ दें। एक काले शक्तियों वाला मास्क पहने आदमी कह रहा था कि उनके प्रसिद्ध सामान उसके पतन के लिए काफी नहीं होंगे। उसकी नजर में कोई भी सिपाही इस लड़ाई में अपनी मेहनत नहीं डालना चाहता था, बस आसान मुनाफा कमाना चाहता था। यही सब इसके पीछे की वजह थी। इस दुनिया को एक ऐसे सम्राट की जरूरत थी जो इंसानों पर राज कर सके, और कोई भी इस निरंकुश शासक जितना मजबूत न हो। तभी अचानक एक लड़की ने दावा किया कि ताकत का खिताब यू का है, लेकिन आम आदमी ने कहा कि यू उसके सामने नहीं आया क्योंकि उसे अपनी हार का एहसास था। विलेन तो निराश हो गया था क्योंकि उसने उसके खिलाफ लड़ने के लिए एक गुप्त हथियार तैयार किया था। तभी अचानक उस आदमी पर गोलियां चलाई गईं और उसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर खुद को सुरक्षित कर लिया। उसकी सुरक्षा प्रणाली इतनी मजबूत थी कि गोलियां भी रोक सकती थीं। यहाँ एक ऑटोमेटिक डिफेंस भी है, मतलब कि दुश्मन जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ा रहा है वैसे वैसे नए कौशल हासिल कर रहा है। इसके साथ ही एम के आदमी ने पलटवार करने का फैसला किया। जैसे ही सिपाही ने हमले से बचने की कोशिश की, उसे एहसास हुआ कि इस आदमी को जितनी जल्दी हो सके खत्म करना होगा। उस भारी आदमी ने दावा किया कि ऊले के उलट वह मिशन पूरा करने में मदद कर सकता है, और वो पॉइंट्स और आइटम भी शेयर करेगा, बस उन्हें उसके ऑन ऑर्डर्स मानने होंगे। जैसे ही उसके मन में अस्पष्ट इरादे आए, उस भारी आदमी ने कहा कि उन्हें बस सब कुछ स्वीकार करना है और जो कुछ भी करना है वो सिर्फ उसके हर आदेश का पालन करना है। इच्छा तो थी, लेकिन जासूस ने अपने दस्ताने चार्ज करना शुरू कर दिया और अपनी पूरी ताकत से हमले के लिए तैयार हो गया, ये कहते हुए कि सांप को सिर्फ एक ही डंगन में हमला करना चाहिए। लेकिन नकाबपोश विलेन ने खुद को हवा से बचा लिया और दावा किया कि वो पहले से ही ऐसी दीवार के लिए तैयार था। फिर भी भाले वाला और पुलिस वाला दोनों चौंक गए जब अचानक उनके नीचे से कुछ उठने लगा। अचानक कई स्लाइम सांप जमीन से उठने लगे और दोनों को जहरीले गोले में लपेट लिया। लेकिन भाग्य से हाव ने सही समय पर एक दीवार बना ली खुद को और इंस्पेक्टर को बचाने के लिए। फिर सर्प ने कहा, कू और हाव की शक्तियां मेरी शक्तियों के सामने बेकार हैं। इसके बाद उसने फैसला किया कि वो उस शख्स को छोड़ देगा जिसकी चीख उसे सबसे ज्यादा खुशी देगी। जहर का शिकार बनने के बाद सर्प ने कहा कि उसे बस एक तरह की कराह सुननी है। तभी वो दीवार सांपों द्वारा तोड़ दी गई। इसलिए इंस्पेक्टर ने हायू को ढकने का फैसला किया और खुद को जहरीले कांटों के खिलाफ एक ढाल बना लिया।
जैसे ड्रैगन वॉरियर्स के खिलाफ। उसे ऊंचे स्तर का होने का दावा किया गया था, लेकिन पुलिस वाले ने इसकी कोई परवाह नहीं की, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी थी कि वो उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करे। दोनों में से सबसे बड़े ने कहा, ये नज़ारा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, और वो अपने असली इरादे को जाहिर करने ही वाला था। तभी अचानक एक तेज हवा चली और उसका जहर उड़ गया। इससे ड्रैगन, भालू और यहाँ तक कि सांप भी कंफ्यूज हो गए। उसने अपनी तलवार खींचते हुए कहा कि मैं अपने छात्र से और उम्मीद कर रहा था। जैक को ये देखकर दुख हुआ कि हिजू मुश्किल में है। ऐसे कमजोर दुश्मन के खिलाफ सू और हाउ दोनों हैरान थे जब उन्होंने गोब्लिन तलवारबाज को देखा। सर्प ने उसे उस शख्स के रूप में पहचाना जो पिछले मिशन में खंभों की रक्षा कर रहा था, जिससे उसे ये समझने में दिक्कत हुई कि वो अब तक गायब क्यों नहीं हुआ। जैक युवा को एक सबक सिखाना चाहता था, लेकिन उनके पास समय नहीं था। तभी सिस्टम में एक इमरजेंसी नोटिस आया। सुनहरी खजाने के एक विशाल ढेर के पास एक गरज सुनाई दी और एक खाली सुअर के खोल जैसा कुछ नजर आया। एक और सुनहरी देवी जो सिर के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही थी। जानवरों का झुंड किशोरावस्था में पहुंचने के बाद खोजा गया, जिससे शहर का मिशन बदल गया। अब नागरिकों के पास ये चुनने का अधिकार था कि वे अपने खजाने किस गोल्डन पिग को देकर उपहार देंगे, और जिसको सबसे ज्यादा दौलत मिलेगी उसे विजेता घोषित किया जाएगा। सभी लोग ध्यान से पढ़ रहे थे जब एक और नोटिस आया, जिसमें कहा गया कि जो लोग भविष्य के विजेता को चुनेंगे उन्हें अच्छी खासी इनाम मिलेगी, लेकिन जो हारने वाले को चुनेंगे उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। नागरिकों ने सोने के बारे में देखकर नायक पर आरोप लगाना शुरू कर दिया। रेगिस्तान का देवता शहर में मौजूद धन की तुलना में कहीं ज्यादा प्रभावशाली धन रखता था, भले ही इसमें सिर्फ एक ही प्रतिभागी था। यहाँ तक कि सांप के अधीनस्थ भी इस बारे में चर्चा करने लगे कि ये सब यूल का काम हो सकता है। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने मास्क पहने आदमी को चौंका दिया, और पूरे शहर ने मिलकर एक ही विलेन को नष्ट करने की योजना बनाई। लेकिन एक ऐसा मूर्ख जो सिर्फ अपनी महाकाव्य वस्तु पर निर्भर करता है, कभी भी उस भूमिका में नहीं आ सकता। जैसे ही नायक अपने ग्रिफिन की पीठ पर आकर बोला, नागरिकों ने बात करना शुरू कर दिया कि यूल कभी भी हार नहीं मानेगा। वो खुद भी सोचने लगा कि कैसे वो एक बुरे इंसान की तरह लग रहा था जब उसने उस सीन में उसे देखा। एक आदमी ने वापस शहर जाने का सुझाव दिया, लेकिन दूसरे ने तर्क किया कि सांप वहीं है। फिर भी उन्हें उस छोटे विलेन की परवाह नहीं थी, क्योंकि वे लालच के डीमन लॉर्ड के सेवक का सामना कर रहे थे, जिसने सांप को भी दुख में झकझोर दिया। इसके बाद उस बड़े आदमी ने तुरंत नायक पर हमला कर दिया और एक विशाल जहरीला सांप यूल पर छोड़ दिया। को और हाउ दोनों हैरान रह गए जब उन्होंने देखा कि वो बड़ा सांप उनके दोस्त को खा रहा है। नाग ने किताब के धारक को सजा देने का फैसला किया, क्योंकि उसने उसका मजाक उड़ाया था, लेकिन यूल उस स्थिति से बिल्कुल भी परेशान नहीं हुआ। तभी उसका ग्रिफिन अचानक से एक जादुई जानवर बन गया, जिसने नाग के प्रक्षिप्त को अपनी चोंच में पकड़ लिया। ये देखकर नकाबपोश विलेन हैरान रह गया। जब उसने देखा कि ये उसकी ताकत को खा रहा है, उसे आश्चर्य हुआ कि ग्रिफिन जो मर चुका था, कुछ जहरीले जीवों ने उसके द्वारा बनाए गए खास जहरीले बम को निगल लिया। तभी यूल अचानक विलेन के ठीक पीछे आ गया। नाग तब चौंका जब किताब के धारक ने उससे पूछा अगर उसे पता है कि उसकी जहर पीछे से बेअसर क्यों था, लेकिन यूल ने उसे बताने से मना कर दिया और उसे अकेले जवाब खोजने दिया। फिर उसने उसके सिर पर हल्का सा थप्पड़ मारा और कहा कि वो मासूमियत को तंग करना बंद करे। कू और हाव हैरान रह गए और बस ऐसे ही सांप हार गया। इसके बाद नायक ने रेगिस्तान के सुनहरे देवता को अपना बना लिया और कहा कि जो भी अपनी विशाल स्वर को खजाना देने की कोशिश करेगा वो डीमन ग्रीड लॉर्ड का शिकार बनेगा हर मिशन पर। और एक बुरे चेहरे के साथ उसने ऐसा कहा, शहर को चुनौती दी गई कि इस मिशन के खत्म होने से पहले वे कोई हल निकालें, इससे पहले कि वो अपने ग्रिफिन पर उड़ जाए। सब लोग हैरान रह गए कि वो कितना बेकार एक्टर था, यहाँ तक कि जैक को भी उसके इस पैथेटिक प्रदर्शन के बाद उसे सांत्वना देनी पड़ी। अब सूर्यास्त हो रहा था और शहर के पास के रेगिस्तान में एक विशाल बवंडर दिखाई देने लगा। खजाना खोज मिशन की आपात बैठक में उपस्थित लोग चर्चा कर रहे थे कि उन्हें एक हफ्ते में कितने खजाने इकट्ठा करने चाहिए ताकि वे किताब के धारक को हरा सकें। हॉ ने नागरिकों से एकजुट होने की अपील की। बाकी सभी ने सहमति जताई कि यूं शहर का सबसे बड़ा दुश्मन था, लेकिन उनके पास कुछ और जरूरी काम थे। इंस्पेक्टर ने सुझाव दिया कि समस्या का सामना उसी तरह करें जैसे उन्होंने अपनी मूल दुनिया में किया था, सहयोग से। हाउ ने कहा, टीम वर्क ही वो कुंजी है जिसने हमेशा मानवता को अपनी चुनौतियों पर काबू पाने में मदद की है। आज की मुख्य चिंताएं थीं किताब के धारक को हराना, आने वाले मिशनों को पूरा करना और पृथ्वी पर वापस लौटने की कोशिश करना।
हाउ ने अपनी भाला जलाते हुए नागरिकों से मदद मांगी और सब लोग एकदम उत्साहित हो गए। वहीं सफेद बाल वाला एक आदमी सलाखों के पीछे बैठा था। उसके हाथ में एक गोला था और उसके दिमाग में गुस्से की लहरें उठ रही थीं। ट्रैप में फंसे शहर पर एक नई सुबह उगने लगी। पहले मिशन की गाइडलाइन शहर की यूनियन द्वारा जारी की गई थी। सबसे पहले लेयर में उन दुश्मन मॉन्स्टर्स का जिक्र था जो जमीन के ऊपर रहते थे। ये लेयर डील करना आसान था क्योंकि मॉन्स्टर्स को दूर से ही देखा जा सकता था। इसमें लूटने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन शायद एक दुर्लभ और कीमती सामान मिल सकता था। दूसरी बात, जो अंडरग्राउंड टनल्स थे उन्हें हर बायोम के रूप में परिभाषित किया गया था और ये बिना अंदर गए खोजे नहीं जा सकते थे। इस जगह पर सबसे कीमती लूट मिलती थी, लेकिन अकेले किसी का टनल में जाना मना था क्योंकि ये बेहद खतरनाक था। टनल में जाने से पहले एक अनुभवी फाइटर या पुलिस की मदद लेना समझदारी थी। एक बूढ़ा आदमी खजाने को व्यवस्थित कर रहा था ताकि लूट को शहर वापस ले जा सके। इस दौरान कई ट्रकों में लोडेड सामान शहर की तरफ बढ़ रहे थे जब अचानक आसमान से उड़ते हुए राक्षसों का एक झुंड आक्रमण करने लगा। साहसी लोगों ने उन्हें रोके रखने की कोशिश की ताकि ट्रक सुरक्षित शहर तक पहुंच सके। इंसान लगभग घर पहुंच चुके थे जहां कुछ और साहसी उनका इंतजार कर रहे थे। इस बीच शहर में इंसानों ने ट्रकों की रक्षा के लिए राक्षसों पर हमला करना शुरू कर दिया। तीसरा स्थान था खजाने का मूल्यांकन केंद्र, जहां खजाने की कीमत का अंदाजा लगाया जाता था। इस केंद्र की दीवारों के भीतर व्यवस्था की शक्तियां साहसी लोगों की सुरक्षा करती थीं और वहां एक महान खजाना था जिसे सच्चे भगवान की मूर्ति कहा जाता था। देवी की खुदाई के बाद से बना ये खजाना, जिसकी कीमत हजारों में थी, देखकर शिकारी बेहद खुश हो गया। इस बीच कोई एक खाली बोर्ड पर नंबर लिख रहा था। उन लोगों के पास शहर से कहीं ज्यादा दौलत थी, हालांकि उन्होंने जंगल और घाटी पर काबू पा लिया था। एक जगह अब भी अनजान थी और वो था रेगिस्तान, जहां किताब का धारक छिपा हुआ था। नागरिक अब तक ऐसे खतरनाक और रहस्यमयी इलाकों से बचते रहे थे, लेकिन अब उनके पास इसे खोजने की ताकत थी। चमकदार बाल टेबल पर थे। एसआई को बस इतना बताया गया कि ये बाल उले के क्लोन थे जो उसके साथी को रोक रहे थे। फिर कहा गया कि अगर उले ने शुरुआत में ही रेगिस्तान के देवता के बारे में बात की होती तो शायद ज्यादातर लोग इससे बचने की कोशिश करते, क्योंकि सब उससे डरते थे। फिर भी किताब के धारक ने विलेन बनने का फैसला किया ताकि लोगों को उनके डर को पार करने के लिए मजबूर किया जा सके। लेकिन गुस्साए इंस्पेक्टर ने उसकी इस सोच को ठुकराते हुए टेबल को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया। इस रफ्तार से मिशन का नतीजा कोई मायने नहीं रखेगा। आखिर में वो गरीब लड़का हमेशा एक विलेन की तरह ही देखा जाएगा। उसका साथी वहाँ चुपचाप खड़ा था, सब कुछ सोचते हुए। उसे समझ में आने लगा कि योल चॉय कैसे सोचता है कि नायक सिर्फ मौजूदा मिशन को पूरा करने की कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि पूरे खेल के लिए एक रणनीति बना रहा है। उस युवा को पता था कि शहर के बाकी लोगों को मिलकर काम करना होगा और लगातार आगे बढ़ते रहना होगा। शायद उसके पास एक योजना थी जिससे वे खजाने की इस खोज में जीत सकते थे और लोगों को एक साथ काम करने के लिए प्रेरित कर सकते थे। इसी बीच जंगल में एक बड़ा पत्थर का टैबलेट मिला जिस पर कुछ लेख थे। सुनहरे बालों वाली महिला ने इसे ध्यान से देखा। उसे लगा कि इससे अच्छा मुनाफा कमा सकती है, क्योंकि उसने खजाने की खोज में एक नया तरीका खोज लिया था। रेगिस्तान में बवंडर के पास एक बड़ी लड़ाई चल रही थी। यह खजाने की खोज का आखिरी दिन था। जासूस क्यूयू सामने था, जिसने सूखे घूंसे को रोक दिया। उसकी सुनहरी देवी मीव की किस्मत, लेकिन किताब का धारक सभी हमलों से तेजी से बचने में सफल रहा। उसने इशारा करते हुए बताया कि सबसे अच्छे देवता की दौड़ 25 मिनट से भी कम समय में खत्म हो गई। उसने यह भी बताया कि शहर के पास उसे हराने का कितना कम समय बचा है। विरोधियों को उसने शहर की संयुक्त सेनाएं कहकर संबोधित किया और कहा कि उन्हें उसके खिलाफ और मेहनत करनी होगी। 4 दिन पहले हाउ को सांप की असली पहचान पर हैरानी हुई। वो ताकतवर विलेन एक 24 लेवल का किशोर निकला जिसका नाम सुनान के था। उस घमंडी लड़के ने हाउ से कहा कि उसे अकेला छोड़ दे और कहा कि जब जरूरत होगी तब उसे बुलाएगा। हाउ को ये सुनकर गुस्सा आया। हीरो को उसकी निगरानी का काम सौंपा गया था, लेकिन जैसे ही सांप ने हमला करने की सोची, उसे अचानक कुछ ऐसा रोक लिया जो उसके बगल से उड़ता हुआ आया। वो थी हाउ की स्पीयर, जो विलेन की गेंद से भी ज्यादा तेज थी। यही उसे आम इंसान से अलग कर रही थी। ड्रैगन वॉरियर्स ने ये जानकारी सन विन के गैंग से हासिल की, जिन्होंने जल्दी ही उसे धोखा दिया और उसे एक बुरा नेता बना दिया। लेकिन सांप ने अपने धोखेबाज अधीनस्थों को दोषी नहीं ठहराया, बल्कि उन्हें सबक सिखाया और वे एक बार फिर उसके जूते चाटने को तैयार हो गए। हाई स्कूल के बच्चों का कहना था कि ये उनके इंसानी अस्तित्व की पहचान है, जिससे हीरो ने उसे एक किशोर एजलॉर्ड कहा। एक शानदार आइटम इच्छाओं का गोला, लेकिन वह सिर्फ इसलिए हार गया क्योंकि गोला अभी पूरी ताकत पर नहीं था। जैसे ही उसकी ताकत अपने चरम पर पहुंचेगी, यहाँ तक कि उले भी उसके सामने टिक नहीं पाएगा।
हेनू चिंतित हो गया जब सांप ने कहा कि वो अंततः शहर पर राज करेगा। विलेन सही था, क्योंकि दानवीय किताब का धारक ही उसकी हार का जिम्मेदार था। ये सब ड्रैगन वॉरियर को परेशान कर रहा था। सोचो कि शहर को उस जवान आदमी के बारे में कितनी सावधानी बरतनी चाहिए जिसने अब तक अपनी पूरी ताकत नहीं खोली है। ये सब खजाना मूल्यांकन केंद्र 4 में हो रहा था। 2 शिकारी बात कर रहे थे और उनमें से एक ने पहली बार किसी डंगन का अनुभव किया था। थोड़ी ही दूर एक पुलिस वाले ने एक शिकारी को फटी हुई तलवार के साथ चलते हुए पकड़ने की कोशिश की। जाओ को गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसे अपनी जानकारी से बड़ा मुनाफा कमाने के लिए डिस्कॉर्ड की जरूरत थी। तभी उसने एक लड़की को कॉल करने का फैसला किया, जिसे उसने मिस जैकपॉट के नाम से सेव किया था। मिस जैकपॉट निकली हेयू, जो उसने उसे बताया कि उसे अपने दोस्त की कितनी चिंता है। लेकिन जब ड्राइव इन वॉरियर फोन पर बात कर रहा था, विलेन चुपके से अपने पावर हंग्री सर्प विशिंग ऑर्ब की सेटिंग्स को बदल रहा था। जाओ ने भाला धारण करने वाली से पूछा कि क्या उसे कोई ऐसा जानता है जो जानकारी खरीदने में रुचि रखता हो, लेकिन उसने सिर्फ सभी जरूरी आंकड़े इकट्ठा किए। हेलमेट पहने हुए व्यक्ति ने मीटिंग शुरू होने से पहले एक सवाल पूछा। उसे जानना था कि युवा विलेन उनकी मीटिंग में क्यों मौजूद है, और वो कोई और नहीं बल्कि उसके बगल में बैठा आदमी ही था। उसने उसकी मौजूदगी की मांग की, क्योंकि वो हाई स्कूल का लड़का बहुत टैलेंटेड था। उस समय उसे हायू को वार्डन बनाने के लिए कहना भी टैलेंट की बर्बादी थी। लेकिन जैसे ही इंस्पेक्टर गुस्से में अपनी राय दे रहा था, उसे लेवल 1 चमन ली ने बीच में ही रोक दिया और उसकी टोन तुरंत बदल गई। सुनहरे बालों वाली लड़की के डेटा के अनुसार एक सुनहरी देवी को उसके बड़े होने से पहले ही खत्म किया जा सकता था। फिर भी उसके होने से कुछ रुकावट थी, लेकिन जीतने का एक मौका था। यही वजह थी कि किसी की मदद की जरूरत थी। जैसे उसने कहा था, शहर अंत में उसकी खातिर चिल्लाएगा, उससे पहले कि बाकी मेज पर डील की पेशकश करने के लिए तैयार हो। यू और जैक एक इमारत की छत पर बैठे थे, विशाल बवंडर के करीब। तलवारबाज जानना चाहता था कि क्या उसके गुरु को दानव लॉर्ड के लालच के लिए और शिकारों की जरूरत है। उसने देखा कि उले अब भी दानवी सजा में था, लेकिन किताब का धारक बोला कि वह चाहता है कि लोग जितना हो सके खजाना हासिल करें, क्योंकि इस बार उसने शिकारों के लिए समाधान खोज लिया है। इस बार नायक ने उन लोगों को निशाना बनाया जो प्रवेश करने वाले थे खतरनाक काल कोठरी में, और वे एक शापित चीज पर गिरने वाले थे। उसने कहा कि इस मिशन के लिए कुछ लोगों को अलग अलग टीमों में रखना पड़ा, जिससे तलवारबाज और भी उत्सुक हो गया। तभी एक टीम आ गई जिसमें लेफ्टिनेंट इंस्पेक्टर, एक हाई स्कूल का लड़का और भाला चलाने वाली लड़की शामिल थी, जो उसके करीब आ रहे थे। उनके साथ एक ट्रक भी था जिसमें सैनिक थे, जो उनकी मदद के लिए लड़ाई में शामिल होने वाले थे। जैक उनसे तुरंत सामना करना चाहता था, लेकिन किताब के धारक ने उसे रोक दिया, क्योंकि अभी कार्रवाई का सही समय नहीं था। उसे अपने सबसे कमजोर को भेजना चाहिए था। बाबेल के सेवक के लिए पहले एक विशाल साया था जो सैन्य ट्रकों के ऊपर मंडरा रहा था। सम्राट ग्रिफिन ने शहर की सहयोगी सेनाओं पर हमला किया। दोनों सू और हेयू ने देखा कि उनके चारों ओर जहर फैल रहा है, जिससे वे हैरान थे। सर्प ने उन्हें जाने का आदेश दिया। युवक ने अपने पहले दुश्मन को भटकाने का फैसला किया, जिससे उसके 2 साथियों को बहुत गुस्सा आ गया, जिन्होंने तुरंत ऊपर से उस जानवर पर हमला कर दिया। इस बीच लेफ्टिनेंट ने यूनिट्स को एक सुरक्षित जगह खोजने और नायकों की मदद के लिए अपने हथियारों का उपयोग करने का आदेश दिया। सैनिकों ने तुरंत आदेशों का पालन किया। इस बीच वो सांप जो डब्ल्यू के अनुचर से लड़ना नहीं चाहता था, छिपा रहा, क्योंकि ग्रिफिन उसका लक्ष्य नहीं था। वो उन लोगों को मात देना चाहता था जो उसे रेगिस्तान के सुनहरे देवता को मारने के लिए भड़काने की कोशिश कर रहे थे। बड़ा बाल वाला आदमी दूर से सब कुछ देख रहा था। उसे लगा कि किताब का धारक बातचीत के लिए तैयार नहीं है। उसने अपनी टीम को यही सलाह दी, और फिर वो और उसके आदमी अपने कदम बढ़ाने लगे। रेगिस्तान के सुनहरे देवता को खत्म करने का ऑपरेशन बस एक ध्यान भटकाने वाला था। असल में असली मिशन तो खून खराबा करके ही पूरा हो सकता था। बड़ा सुअर, जो कि पूरी तरह से पहुंच से बाहर था, अब भी रेगिस्तान जाने की योजना बना रहा था और जितना हो सके लूटने का सोच रहा था। इसीलिए उन्होंने वहां लूटने के लिए जितने ज्यादा लोग हो सके भेजने का निर्णय लिया, क्योंकि उनके पास एक ही बार में जाने का समय था। इसी वजह से उन्हें सर्प को रेगिस्तान के देवता को मारने के काम में व्यस्त रखना पड़ा, क्योंकि उसे कमजोर शहर में छोड़ना बहुत रिस्की होता। अचानक गाड़ी रुक गई और वो आदमी जो उसने देखा उस पर हैरान रह गया। वह और उसके लोग धरती के एक टूटे फूटे शहर पर स्टम्बल्ड कर गए थे। रेगिस्तान के बीच सैनिकों ने चुपचाप उस जगह का अवलोकन किया। इससे उसे एहसास हुआ कि वो इस खेल में अकेले नहीं है। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी थ्योरी इतनी जल्दी सच हो जाएगी। ये शहर अपने ही नागरिकों द्वारा एक दूसरे को मारने से बर्बाद हुआ था, न कि किसी बाहरी दानव के हमले से। उस जगह पर खजाने की भरमार थी, लेकिन लाशें 1 साल पहले से सड़ने लगी थीं।
इससे सैनिक को लगा कि इस शहर को इस मिशन को पूरा करने के लिए सालों का समय मिला था, जबकि उनके पास बहुत कम समय था। लेकिन फिर उसे झटका लगा जब उस टोपी वाले आदमी ने यह माना गया कि दोनों शहरों ने चुनौती एक साथ शुरू की थी, लेकिन समय की धारा हर शहर के लिए अलग थी। इसे साबित करने का कोई तरीका नहीं था, लेकिन अगर यह सच निकलता तो इसका मतलब होता कि इस खेल के पीछे के खिलाड़ी समय को भी नियंत्रित कर सकते थे। पंजों ने तेजी से वार करना शुरू किया और समुद्र ने सम्राट ग्रिफिन का सामना किया। इंस्पेक्टर ने उस दानव पर मुक्कों की एक जोरदार श्रृंखला से हमला किया, जिससे उस महान दानव को काफी नुकसान हुआ। तभी अचानक कुछ उसे डरा देता है। क्यू, जो उसे नीचे गिराने के लिए तैयार थी, ने चुपके से उसे हिट कर दिया। उसके पीठ पर चढ़ते ही उसने ग्रिफिन से माफी मांगी, क्योंकि उनके पास जीतने के अलावा कोई और चारा नहीं था। फिर उसने अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए उस गरीब जानवर को जला दिया। जैक इससे काफी प्रभावित हुआ। एसी और ह्यू के मुख्य हथियार खेल में सबसे बेहतरीन थे, जो अतिरिक्त स्टेट पॉइंट्स भी देते थे और यूजर को शानदार फायर पावर प्रदान करते थे। यही वजह थी कि ये दोनों शुरू से ही प्रभावशाली थे, लेकिन उनकी अटैक रेंज बहुत बड़ी थी, जिससे कोई भी उनके करीब आने पर खतरे में पड़ सकता था। इसलिए आपको उन्हें मजबूर करना पड़ेगा कि वे मिलकर काम करें। अपनी शक्तियों को कंट्रोल करना सीखो। लेकिन ये ट्रेनिंग तभी हो पाएगी जब एक अनुभवी फाइटर्स की टीम हो, जो एक साथ काम करने की आदी हो। ग्रिफिन अब हार चुका था। यही वजह थी कि इंस्पेक्टर और ड्रैगन वॉरियर हैरान रह गए जब उन्होंने इसके पीछे कुछ हरकत महसूस की। वो था उल्ले, जो उस जीव को उठाए हुए था और उन्हें पहले चरण को पूरा करने के लिए सराह रहा था। CIA चाहता था कि यह पूरा नाटक खत्म हो और उसने कहा कि वो यहाँ रेगिस्तान के सुअर को मारने के लिए नहीं आया है। या को तब हैरानी हुई जब उस आदमी ने कहा, मैं आ रहा हूँ, उस आदमी को बचाते हुए जो उसे शहर वापस लाने की मेहनत कर रहा था। नायक के चेहरे पर मुस्कान आई। यूल ने फिर कू को चुनौती दी कि उसे गिरफ्तार करे और उड़ गया, जिससे वो और हाउ अकेले रह गए। तभी अचानक कुछ उनका ध्यान खींचा। उसने इंस्पेक्टर के सामने आकर उसे रोकने की कोशिश की और उसे एक ताकतवर हमले को रोकना पड़ा। वो अपने सभी साथियों को बचाने में सफल रही। जैक ने कहा कि उसका छात्र ही एकमात्र था जिसने उसका हमला रोका। इससे उसे एहसास हुआ कि उसे खुद को काबू में रखने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ करना होगा। एक हादसे में उनमें से एक की जान चली गई। लेफ्टिनेंट ने उसे 3 खंभों के रक्षक में सबसे मजबूत माना। पिछले मिशन में कमजोर खंभों को गिराने में बहुत सारे लोग और अनगिनत घंटे लगे थे। इसने आदमी को सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या वे इतनी छोटी टीम के साथ गोब्लिन तलवार मास्टर का सामना कर सकते हैं, खासकर जब से सांप गायब हो गया था। इस दौरान ग्रिफिन सम्राट के घोंसले में कैनियन सेक्टर में यू अपने सबसे कमजोर अनुचर की तारीफ कर रहा था और उसे अच्छे से आराम करने की सलाह दी ताकि वह ठीक हो सके। फिर उसने उस प्राणी से माफी मांगी जो खुद को बलिदान के लिए तैयार कर सकता था। माफी के तौर पर योल ने एक प्रसिद्ध उपकरण मौसम का गोला इस्तेमाल किया, जो एक छोटे क्षेत्र में एक बार के लिए मौसम बदल सकता था। किताब का धारक एक गरजते तूफान को बुलाया ताकि ग्रिफिन के घोंसले की रक्षा कर सके और इस मिशन के अंत तक वहीं बना रहे। इसके बाद उसने शानदार गति से वापस लौटने का मन बनाया। रास्ते में उसे निरीक्षक के दयालु शब्द याद आए। उसे उम्मीद थी कि शहर का सबसे मजबूत योद्धा आएगा और उसका सामना करेगा, लेकिन वह उसकी अच्छी मंशा से हैरान रह गया। यूं भविष्यवाणी कर सकता था कि दूसरों के काम तो थे, लेकिन उनके दिमाग में क्या चल रहा था ये कोई नहीं जानता था। आसमान में धुआं उठने लगा। सिर्फ कू और हायू ही गॉब्लिन के तलवार मास्टर के सामने खड़े थे। इंस्पेक्टर के दिमाग में उस जैक के खिलाफ जीतने का कोई तरीका नहीं आ रहा था, जो अजेय लग रहा था। तुम अपनी मास्टर से भीख मांगो और उन्हें पहुंचने दो। लेकिन जैक नहीं चाहता था कि वो बातचीत करके अपनी जीत पाएं, बल्कि वो लड़ाई में जीतना चाहता था। लेफ्टिनेंट, जो जिंदा बचा था, ने पीछे हटने का सुझाव दिया। उनके पास अभी भी थोड़ा समय था, इसलिए उन्होंने इसे रणनीति बनाने के लिए इस्तेमाल करने का सोचा, क्योंकि गॉब्लिन केवल। जैक एक खंडहर बनी बिल्डिंग की छत पर खड़ा था जब तुम आए। तलवार के मास्टर ने कहा कि जांग गुआंग समझदारी से सोच रहा था। इस बीच एक सैन्य टेंट के अंदर तीनों अपने विरोधियों का विश्लेषण कर रहे थे। एक पार्टी को सफल होने के लिए रणनीतिक सोच की जरूरत थी, क्योंकि सिर्फ ताकत से काम नहीं चलता। यू चाहता था कि इस मिशन का फायदा उठाकर उन्हें डंजन्स को हराने में और अनुभव मिले। ये भी जरूरी था कि कई और विविध समूह मिलकर काम करें ताकि एक ही इकाई की तरह न दिखें। सिर्फ ताकत पाने की कोशिश में, जैसे एक सांप, मुख्य पात्र ने सोचा।
उसने उसे ध्यान में रखने का फैसला किया। आखिरकार वो सिर्फ एक लड़का था जो आदमी बन रहा था। किसी ने कहा कि उसके सामने का रेत का तूफान उसे बेबस दिखा रहा था। उसने रेगिस्तान के सुनहरे देवता को खत्म करने की योजना बनाई, जबकि बाकी लोग उसके रक्षक का ध्यान भटका रहे थे। दूसरी ओर शहर में युवक अपने मिले परिणाम से हैरान था और उसने इंस्पेक्टर से पूछा कि उसने ये कैसे पता किया। इंस्पेक्टर ने कहा, तुम कभी भी वो मिशन के नियमों का पालन नहीं करेगा, बल्कि उन्हें जितना हो सके पैसे कमाने के लिए इस्तेमाल करेगा। इससे उस आदमी ने सोचा कि अगर वो उनकी जगह होता तो क्या करता, और इसी तरह उसने ये जान लिया कि खजाने की कीमत कैसे बढ़ाई जाए। अब शहर को रेगिस्तान के देवता से ज्यादा दौलत इकट्ठा करनी थी, या फिर उम्मीद करनी थी कि खुशबू का यूनिट पहले इसे खत्म कर दे। इससे आदमी ने सोचा कि शहर की जीत के लिए तुम लोग कौन सा रास्ता चुनोगे। शहर के खजानों की व्यवस्था एक घड़ी की तरह चल रही थी। इस बीच एक पुलिस वाला रेगिस्तान के इलाके में आंधी को लेकर चिंतित था, जो आने वाले ट्रकों को धीमा कर सकती थी। उनकी उपकरणों की कमी भी एक समस्या थी, लेकिन इंस्पेक्टर ने जल्दी ही उन्हें समझा लिया और तय किया कि आदेशों को जल्द से जल्द पूरा करना होगा। फिर दोनों को ये सुनकर हैरानी हुई कि वे उसे बॉस बुला रहे थे। जब इंस्पेक्टर सी से उसके साथी के बारे में पूछा गया तो उसने सोचा कि वो जरूर ताकतवर होगा, क्योंकि उसके साथी ने उसे नागरिकों का नेतृत्व करने के लिए छोड़ दिया था। ये बात सी ने भी मानी, लेकिन डस्क को ज्यादा संसाधन संपन्न माना जाता था, और अगर यही उसे खतरा बनाता है तो अगर हालात ऐसे नहीं होते तो मैं उसे अकेला नहीं छोड़ता, वो सोच रहा था। उसके पास कोई और चारा नहीं था और उसने एक ही बार में अपना खाना निगल लिया, जिससे हॉ को हैरानी हुई। सांप अपनी पूरी ताकत लगा रहा था, लेकिन फिर भी वो कमजोर पड़ रहा था। उसे विशाल रेत के तूफान ने दूर फेंक दिया। इससे लड़के को उलझन हुई, क्योंकि उसके इच्छा शक्ति के गोले का स्तर इस्तेमाल के बाद जैसे बढ़ना चाहिए था वैसा नहीं हुआ। उल्ले ने अपनी किताब खोली और सोचा कि सांप उस मौके को बर्बाद कर रहा है जो उसने उसे दिया था। अपनी इच्छाओं के गोले को साधने के लिए युवा लड़के को हर बार अपने से मजबूत दुश्मनों से लड़ना पड़ता था। उसे उम्मीद थी कि उसका जहर एलीट मॉन्स्टर्स के खिलाफ बेकार रहेगा, क्योंकि वो इसे सिर्फ कमजोर मॉन्स्टर्स और इंसानों पर ही इस्तेमाल कर रहा था। जबकि यो ने यह नहीं बताया कि अगर वो शहर के हीरोज के साथ लड़ता तो वह और भी आगे बढ़ सकता था। फिर भी नायक ने महसूस किया कि अभी के लिए वह नासमझ सांप एक अच्छा साथी है। कोई बेहद तेज गति से चल रहा था। वो जैक था, जो अचानक एक इमारत की छत पर उतर गया। उसकी तेज लैंडिंग से धूल उड़ गई। सैनिक ने हरी बत्ती दी और जासूस ने अपनी पूरी ताकत से पंच मारा। तलवारबाज की अंधी स्थिति ने सैनिकों को गोलियों की बौछार करने का मौका दिया। फिर उन्हें जल्दी से छिपना पड़ा, क्योंकि मिसाइल चक्रवात की आंख में जा घुसी, जिससे बड़ा धमाका हुआ। एक सैनिक ने जल्दी जश्न मनाने का सोचा, लेकिन दूसरे ने उसे रोक दिया, क्योंकि ऐसा करने से दुर्भाग्य आता है। हिजू मलबे में खड़ी थी और उसका मास्टर उसे अपनी ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहा था, ये कहते हुए कि यह हमला जितनी ताकत थी वो हमारे दीवार को तोड़ने के लिए काफी नहीं था। लेफ्टिनेंट ने समझ लिया कि उन्हें और ज्यादा ताकत की जरूरत है। और दोस्तों, यहीं पर हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है, लेकिन नेक्स्ट एपिसोड में बहुत ही ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि हमें काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें देखने को मिलेंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।